हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सपीरियंस चैनल पे। मुझे नहीं पता है कि तुम्हें ऑडियो कैसी आ रही है क्योंकि मैं किसी का लैपटॉप उठा लाया हूँ। आई नो दैट तुम्हें लग रहा होगा कि मैं फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। अब ये लैपटॉप कहलाने के लिए लायक नहीं है क्योंकि ये जो सरकारी स्कूल से मिलते नहीं है फोन वोन, उसी टाइप का है। ये जिंदा है पर जीना नहीं चाहता, ये वाली कहानी है इसकी। बट वी डोंट केयर अबाउट, हमें यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है, इसलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिनुए ने यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस के खिलाफ कदम उठा लिया था क्योंकि वो यहाँ पे पता नहीं कैसे ना तैसे सिंहासन लेना चाहता था। पता नहीं कहाँ से आ जाता है, जैसे कि बंटवारा होता है तो कोई ना कोई आ ही जाता है कि मुझे भी चाहिए। खासकर जमीन के किस्से में ये बात काफी ज्यादा फेमस है। यू नो दैट व्हाट आई मीन। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था क्योंकि जिनुए ने अपने बड़े भाई को यहाँ पे आसानी के साथ निपटा दिया था। उसका खेल खत्म ही करने वाला था, लेकिन अचानक से उसके अंदर यहाँ पे कोई अचानक से आग जाग उठती है। और जब वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो फिर यहाँ पे अबाया सेट के कुछ लोग आ चुके थे जो कि यहाँ पे कियानुए किंगडम के ऊपर अब यहाँ पे हमला करने के लिए आए हुए थे। और यहीं से मैंने वीडियो खत्म कर दिया था क्योंकि फोन से रिकॉर्ड करने में आंखें बाहर आ रही थी। इससे भी आ रही हैं लेकिन थोड़ी सी कम। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जिनुए जैसे ही अबाया सेट वाले लोगों को देखता है तो वो अपने सभी लोगों से कहता है खड़े क्या हो भी, जाओ और जाके उन्हें रोको। तो फिर हम लोग देखते हैं कि रेड बॉय और बाकी सभी लोग यहाँ पे अबाया सेट वालों को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम लोग अबाया सेट की तरफ से देखते हैं तो वो लोग अपने पास एक धुरिंदर बाहर निकाल देते हैं जो कि अबाया सेट का एक एल्डर था जिसका नाम यहाँ पे मोगोजी था। और ये दादा यहाँ पे इमॉर्टल रियलम पे थे। एल्डर तो डायरेक्ट यहाँ पे रेड बॉय के साथ भिड़ता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और वो रेड बॉय को यहाँ पे बराबर के टक्कर दे रहा था। लेकिन साइड में हम लोग युआनबा और लीवाई को देखते हैं जो कि इजीली यहाँ पे बाकी लोगों को निपटा देते हैं बिना किसी दिक्कत के। ये देखो तो जिनुए भी हैरान हो जाता है कि यहाँ पे एल्डर यहाँ पे रेड बॉय के साथ मुकाबला कैसे कर पा रहा है, जबकि अभी तक पूरी तरीके से वो यहाँ पे उस रियलम तक पहुंचा भी नहीं है जहाँ पे रेड बॉय है। और रेड बॉय भी अभी तक पूरी तरीके से अवेकन नहीं हुआ, यानी कि उसने अपनी पूरी एबिलिटीज अभी इस्तेमाल नहीं की है। इसके बाद हम लोग रेड बॉय को देखते हैं जो कि यहाँ पे उस एल्डर से कहता है कि तुम क्या छुपा रहे हो, मुझे साफ साफ बताओ। जिसपे वो एल्डर यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बताता है कि वो क्या इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो रेड बॉय को इतना बताता है कि उन लोगों ने यहाँ पे उसके ऊपर पूरी रिसर्च की है और उन्हें ये पता है कि उसकी बॉडी यहाँ पे आग से बनी हुई है, तो वो किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे रोकने के लिए जिससे वो डायरेक्ट उसे यहाँ पे नर्क भेज देंगे। इसके बाद वो यहाँ पे पता नहीं किसी टाइप की फायर का इस्तेमाल करते हुए रेड बॉय से कहता है अलविदा बच्चे। तो फिर रेड बॉय भी आगे से अपनी फायर को इस्तेमाल करता है और वो यहाँ पे बुढ़ो के ऊपर उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन बुढ़ो के ऊपर एक सील आ जाती है और बुढ़ो के ऊपर यहाँ पे रेड बॉय की फायर का कोई भी असर नहीं होता है। इसीलिए रेड बॉय यहाँ से जाते हुए साबुजिंग से कहता है कि वो इस बंदे को यहाँ पे साबुजिंग के ऊपर छोड़ता है, साबुजिंग इसके साथ निपट ले। वहीं हम लोग जिनुए को देखते हैं और उसे कुछ महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है और उसी के पीछे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस को देखते हैं जो कि जिनुए से कहता है कि वो उसको छोड़ेगा नहीं, वो उसका खेल यहीं पे ही खत्म कर देगा। तो फिर जिनुए भी अपने पास यहाँ पे अपना आर्मर बाहर निकालता है और वो फर्स्ट प्रिंस से कहता है देखते हैं तुम्हारे पास गुदा है या नहीं। और फर्स्ट प्रिंस का खेल इतनी जल्दी खत्म हो जाता है कि मैंने भी नहीं सोचा था। जिनुए अपने स्पीयर का इस्तेमाल करता है और बस एक ही मूव के अंदर ये गया, टाटा बाबा इसका। लेकिन रेड बॉय सॉरी जैसे यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस निपटता है तो फिर उसकी बॉडी के अंदर से ब्लैक और स्मोक में कुछ तो निकलता है जो कि ऊपर इकट्ठा होकर एक ब्लैक होल टाइप में बन जाता है। जिनुए को समझ में आ जाता है कि ये ब्लैक होल बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, इसलिए वो रेड बॉय से कहता है कि इसे जरा डिस्ट्रॉय कर देना। तो फिर रेड बॉय जैसे उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है तो फिर उस ब्लैक होल के ऊपर कुछ टाइप में मंत्र आ जाते हैं और रेड बॉय जब उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है तो वो मंत्र यहाँ पे रेड बॉय को रोक लेते हैं। जैसे जिनुए को समझ में आ जाता है कि हो गई देर, गई भैंस पानी में। और उस ब्लैक होल के अंदर से इतना ज्यादा ऑरा निकलता है कि जिनुए अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वहीं पे हम लोग एल्डर को देखते हैं जो कि खुशी के मारे बौखला जाते हैं और आगे से चीखते हुए कहते हैं कि एल्डर यहाँ पे आ रहे हैं, अब तुम सभी लोग यहाँ से मरे जाओगे। वह जिनुए सिस्टम से पूछता है कि ये एल्डर एन कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, तो सिस्टम जिनुए को बताता है कि एल्डर एन यहाँ पे कम से कम जिनुए की सोच से भी ज्यादा पावरफुल है, वो पक्का यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल रियलम पे होगा। जैसे अब जिनुए के यहाँ पे फटना चालू हो जाती है क्योंकि उसके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग गॉड है जो कि यहाँ पे रेड बॉय है। अगर यहाँ पे एल्डर एन सच में पावरफुल है और वो ट्रू गॉड रियलम पे है तो फिर जिनुए के यहाँ पे बुरी तरीके से लगेंगे। लेकिन हम लोग एल्डर एन को देखते हैं जो कि यहाँ पे एल्डर से कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने तुम्हें यहाँ पे पहले ही स्काई वाटर जेट दिया था ना, तो फिर तुम मुझे यहाँ पे क्यों बुला रहे हो। इस पे सामने वाला एडर आगे से कहता है कि यहाँ पे जो स्काई वाटर जेट है वो सिर्फ यहाँ पे रेड बॉय को ही रोक सकता है, लेकिन साबुजिंग उससे ज्यादा पावरफुल है और अगर उसने कुछ किया तो फिर यहाँ पे एल्डर की बुरी तरीके से लग जाएंगे। वहीं पे हम लोग रेड बॉय और युआनबा को देखते हैं जो कि यहाँ पे एल्डर एन से कहते हैं आजा बुढ़े आजा, देखते हैं किसमें है कितना दम। हम लोग एल्डर एन को देखते हैं जो कि जैसे यहाँ पे बाहर निकलते हैं तो ये ट्रू गॉड रियलम पे थे जो कि यहाँ पे रेड बॉय और युआनबा से कहते हैं कि तुम ज्यादा पावरफुल नहीं हो, मेरे यहाँ पे आते ही तुम लोगों की टिकट कट चुकी है। जिस पे युआनबा के पास बुद्धि तो है नहीं, सिर्फ गुदा ही है, सॉरी मसल्स ही है, तो वो यहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जिनुए उसे रोकता है।
लेकिन एल्डरन आगे से अपने पाम अटैक का इस्तेमाल करते हैं और उनका पाम अटैक ही इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो जैसे ही यहाँ पे युआनबा के साथ टकराता है तो युआनबा दूर जाके गिरता है और वो नॉकआउट हो जाता है। वहीं पे पाम से जो पावर निकल रही थी वो जिनोवे, सावुजिंग और बाकी लोगों को भी महसूस हो रही थी और उन्हें समझ में आ जाता है कि एल्डरन कोई मजाक नहीं है। युआनबा जहाँ पे जाके गिरा था, सावुजिंग वहाँ पे जाके उसे चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है युआनबा सिर्फ बेहोश हुआ है, उसकी जिंदगी खतरे में नहीं है। इसके बाद हम लोग रेड बॉय को देखते हैं जो कि आग बबूला हो जाता है और वो एल्डरन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इस पे एल्डरन यहाँ पे जिनोवे के ऊपर रेड बॉय के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि तुम एक गॉड रियलम पे कल्टिवेटर हो, लेकिन इसके बावजूद एक बंदे के सबऑर्डिनेट हो जिसकी कोई औकात ही नहीं है, तुम्हारे पास ये टाइटल होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद वो अपने पाम का इस्तेमाल यहाँ पे रेड बॉय के खिलाफ करते हैं। रेड बॉय कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रुक जाता है, लेकिन जब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो वो पाम अटैक को तोड़ते हुए एल्डरन की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन एल्डरन दोबारा एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ये कहते हुए तुम्हारी कोई औकात नहीं है बच्चा, क्योंकि जब तुम अपने बाप के गोटो में हुआ करते थे तब हमारे पोते हुआ करते थे। और वो अपनी एक टाइप की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे रेड बॉय यहाँ पे बुरी तरीके से घायल हो जाता है और कटी पतंग की तरह नीचे गिर जाता है, जिसपे वेगा और जिनोवे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पे एल्डरन जिनोवे से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुमने खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया, इसी वजह से तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स के ये हालात हैं। एल्डरन डेफिनेटली इज करेक्ट, बड़वा कुछ ज्यादा ही हीरो समझ रहा था खुद को। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग रेड बॉय को देखते हैं और इसका ईगो शायद से इसकी जिंदगी से ज्यादा बड़ा था, इसलिए और ज्यादा पावर अप हो जाता है। वहीं पे हम लोग जिनोवे को देखते हैं जो कि सिस्टम से पूछता है अगर वो यहाँ पे एक गॉड समन करने की कोशिश करे तो क्या वो सही टाइम पे आ सकता है। इस पे सिस्टम हाथ खड़े कर देता है, ये कहते हुए कोई गारंटी नहीं है होस्ट। इसके बाद रेड बॉय दोबारा यहाँ पे एल्डरन की तरफ आगे बढ़ जाता है तो एल्डरन आगे से अपने एक इक्विपमेंट का या फिर वेपन का इस्तेमाल करते हैं जो कि इजीली यहाँ पे रेड बॉय को होल्ड बैक कर लेता है और इन दोनों की लड़ाई से जो तबाही मच रहे थे उसके शिकार यहाँ पे आम लोग हो रहे थे। हमेशा की तरह आम लोग इस साले किसी भी चीज में फंसते ही फंसते हैं, फिर वो चाहे सरकार की गलती हो या फिर कोई चीज भी हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे रेड बॉय को देखते हैं जो कि इजीली दोबारा इस इक्विपमेंट को तोड़ देता है और एल्डरन की तरफ आगे बढ़ता है। साथ ही में वो इस बार जब अपनी फायर का इस्तेमाल करता है तो उसकी फायर से यहाँ पे एक ड्रैगन बन जाता है। लेकिन एल्डरन दोबारा यहाँ पे एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक तरीके से सकिंग टेक्निक थी और वो रेड बॉय से कहते हैं कि तुम अभी भी खुद को यहाँ पे हीरो समझ रहे हो, ज्यादा पावरफुल नहीं हो बच्चे। और उनकी टेक्निक यहाँ पे रेड बॉय की आग को इजीली अपने अंदर सोख लेती है बिना किसी दिक्कत के। वहीं पे जिनोवे सिस्टम से पूछता है अगर वो यहाँ पे किसी गॉड को समन करेगा क्या वो पक्का यहाँ पे ट्रू गॉड रियलम से ऊपर का होगा, जिसपे सिस्टम दोबारा अपने हाथ खड़े कर देता है कि ये जिनोवे के लक के ऊपर ही डिपेंड करता है। रैंडम, टोटली रैंडम, कुछ भी आ सकता है। सिस्टम ना इसमें कुछ इंटरफेयर कर सकता है और ना ही जिनोवे। इस पे जिनोवे दांत कटकटाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद हम लोग रेड बॉय को देखते हैं जिसकी आग खत्म हो जाती है। इसके बाद ये एकदम बुझी हुई चिंगारी की तरह नीचे गिरने लगता है, लेकिन लीवाई उसे रोक लेता है। इसके बाद हम लोग एल्डरन को देखते हैं जो कि यहाँ पे जिनोवे से कहते हैं कि तुम्हारे जैसा दो घोड़ी का इंसान जो कि एक दो घोड़ी के किंगडम से आता है और वो यहाँ पे अबायसेट के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। वो कोई अबायसेट का गॉड या फिर लीडर वीडर नहीं है, लेकिन एक एल्डर होने के नाते उसका यह फर्ज बनता है कि वो जिनोवे जैसी दो घोड़ी की चींटी जैसे लोगों को यहाँ पे मसल के रख दे। इसके बाद वो अपनी सकिंग एबिलिटी का दोबारा इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जिनोवे का जो सोलार ड्रैगन था उसे यहाँ पे जिनोवे से खींच लेता है और अपने पास ले लेता है और जिनोवे कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद वो अपने कुछ बॉम्ब्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये भी यहाँ पे एल्डर के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते और वो इजीली अपने पाम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर लेते हैं। वहीं पे सोलार ड्रैगन यहाँ पे सिर्फ जिनोवे को मास्टर मास्टर कह के बुलाती ही रहती है और ये कर भी क्या पाएगी यार, बच्ची ही तो है। तो फिर अब जिनोवे के पास यहाँ पे और कोई भी चॉइस नहीं बचती है और वो सिस्टम से कहता है कि गॉड को अभी समन करना शुरू किया जाए। वहीं पे एल्डरन जिनोवे से कहता है कि अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारी बेवकूफी यहाँ पे तुम्हें किस मोड़ पे लाके खड़ी कर चुकी है। वहीं पे सिस्टम ने जो गॉड यहाँ पे समन किया था वो एक बुद्धि प्राणी था, यानी कि ताकत वाला नहीं था। इसलिए जिनोवे अपने मन के अंदर सोचता है कि ये आ भी गया तो मैं इसके साथ करूंगा क्या, कौन सा यहाँ पे षड्यंत्र रचूंगा। अब उसी टाइम यहाँ पे डाजी और नैन हाई आ जाती है। जिनोवे उनसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो महिला मित्र, भागो यहाँ से, तुम भी इस खतरे में आ जाओगी। लेकिन हर फैंटेसी की तरह यहाँ भी औरत साथ नहीं छोड़ती, लेकिन तुम्हें पता है रियल लाइफ में पति देव पहले आप। इसलिए डाजी और नैन हाई भी यहाँ पे जिनोवे से यह कहती है कि वो उसके साथ ही रहेंगी और एल्डरन एकदम मेरे परफेक्ट दिल की बात कहते हैं। वाओ क्या क्यूट कपल है। शुरुआत में इन्हीं दोनों से करता हूँ कि जब तुम्हारी आंखों के सामने मैं इनको टॉर्चर करूंगा तब समझ में आएगा तुझे कि तेरी बेवकूफी कितनी बड़ी थी। अब एसेट के खिलाफ जाने के परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं। एंड यू नो दैट प्लॉट आर्मर इज प्लॉट आर्मर। इसलिए सिस्टम बाहर निकलता है और वो जिनोवे से कहता है कि वो उसके लिए यहाँ पे समनिंग सिस्टम को फोर्स कर सकता है पावरफुल गॉड को समन करने के लिए जो यहाँ पे ट्रू गॉड रियलम से ऊपर का होगा, लेकिन जिनोवे को एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। जिनोवे आगे से पूछता है क्या देना पड़ेगा भाई, तो सिस्टम उसे बताता है कि ये एक फोर्स मिशन होगा जो कि जिनोवे को पूरा ही करना पड़ेगा। उसे कुछ आइटम्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। जिसपे जिनोवे आगे से कहता है बस डोरा दी एक्सप्लोरर बनना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वो तुरंत इस मिशन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है और जिनोवे जैसा यहाँ पे चीज के लिए हाँ कहता है तो सिस्टम तुरंत यहाँ पे उसका सामान डिलीवर कर देता है। बस 10 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड के अंदर उसका सामान यहाँ पे तुरंत आ जाएगा। अब तुम्हें पता है ये 10 सेकंड इन लोगों ने फालतू में दी है हमें टेंशन बिल्ड करने के लिए कि आगे क्या होगा, देने को तो ये
भी दे सकते थे। हम लोग यहाँ पे जू को देखते हैं जो कि जिन्वे से कहता है कि उसने अबायासेट को ऑफेंड उनकी खातिर किया था, इसीलिए अगर किसी को कुछ होगा तो सबसे पहले उसे होगा। जिन्वे उससे कहता है नहीं मित्र, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी शरण में आए हो तो तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। और क्योंकि यहाँ पे एल्डर एन को पता नहीं कि उनकी फील्डिंग सेट हो चुकी है, तो वो आगे से यहाँ पे जिन्वे से कहते हैं कि तुम अभी भी यहाँ पे खुद को दोस्त समझ रहे हो क्या किसी का? तुम्हारा एक सबॉर्डिनेट टपकने वाला है, उसकी कुछ मदद करो और तुम उसकी मदद करो, उससे पहले मैं तुम्हारी टिकट काट चुका हूँ। अब जिन्वे यहाँ पे क्या कर सकता है तुम्हें पता है? बोल बच्चन। इसीलिए वो एल्डर एन से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो, इनविंसिबल हो अबायासेट की तरफ से? इस पे एल्डर एन आगे से कहता है बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट टाइम किसी ने बोला है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, लेकिन वो साउथर्न रीजन के अंदर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी डायनेस्टी को इजिली यहाँ पे किसी भी डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन जिन्वे बस एक कुएं का मेढक है और कुछ भी नहीं, जिसने बाहर की दुनिया कभी देखी नहीं और वो खुद को यहाँ पे हीरो समझता है। ये देखो ये तुम्हारा लक है कि तुमने किसी गॉड के साथ यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर लिया, नहीं तो मैं तुम्हें कब का निपटा चुका होता। और कि 3 ही सेकंड बाकी थे तो ये खुद को हीरो समझने लगा था। इसका पुराना एरोगेंट वापस आ चुका था। ये यहाँ पे एल्डर एन से कहता है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि कुएं का मेढक नहीं तुम हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि दुनिया कितनी बड़ी है। साले ये हमें पता है कि ये सब कुछ प्लॉट आर्मर है, नहीं तो तेरी फील्डिंग यहाँ पे फिफ्थ प्रिंस ने सेट कर दी, पत्थर तोड़ता होता तू अभी तक। खैर एल्डर एन यहाँ पे कुछ करने के लिए आगे बढ़ते उससे पहले यहाँ पे 10 सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जिन्वे का नवा सर्वेंट यहाँ पे एकदम हीरो वाली एंट्री मारता है बिजली के साथ में। ली जेंजी था, अपना वाला जेंजी नहीं, इसका नाम ही है ली जेंजी। अब ली जेंजी के बारे में भी जान लो, हमारी प्रथा रही है। इसकी रेस ह्यूमन है, इसकी कल्टीवेशन यहाँ पे गोल्डन इमॉर्टल 4th स्टेज है। वही ट्रू गॉड इमॉर्टल रियलम नाम जानते ही हो, हवा के साथ बदलते हैं इनके। इसके पास ट्रेजर है यहाँ पे गॉड स्टफ, इसकी मार्शल आर्ट यहाँ पे परफॉर्म्ड टेक्निक है और डिवाइन एबिलिटीज में इसके पास विंड थंडर विंग्स हैं, 9th हेवन मिस्टीरियस थंडर है, वज्रा फिजिक है, एक तरीके से बिजली वाली ही फिजिक, और इसकी लॉयल्टी यहाँ पे 92 है 100 में से। ओवर द क्वालिटी एल्डर एन से ज्यादा ही पावरफुल है और एल्डर एन की फील्डिंग अब पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। लेजेंसी यहाँ पे जिन्वे के पास जाता है तो जिन्वे उससे कहता है सही टाइम पे हो, जिसके बाद वो एल्डर एन की तरफ इशारा करते हुए जेंजी से कहता है कि इस बंदे के हाथ पैर तोड़ दो और इसे यहाँ पे लेके आओ, और इसने जो 16 डिमन लिया है उसे भी लेके आओ। और कल्टीवेशन मानो में सब कुछ खेल कल्टीवेशन का ही होता है। अब एक कुछ देर पहले यहाँ पे एल्डर एन गैंगस्टर थे, अब ली जेंजी गैंगस्टर है। वो एल्डर एन के ऊपर बस एक ही मूव का इस्तेमाल करता है और एल्डर एन का भाई तबादला हो जाता है। एल्डर एन आगे से कहते हैं ई का है। वह पे एल्डर एन ने जो यहाँ पे मास्क पहना था जिसकी मैं रिस्पेक्ट कर रहा था, वो रिस्पेक्ट मास्क के साथ ही टूट जाती है। और ली जेंजी यहाँ पे एल्डर एन से कहता है आप बताओ कौन है बाहुबली यहाँ पे। और एल्डर एन यहाँ पे जेंजी से पूछते हैं कि तुम सच में यहाँ पे अबायासेट के खिलाफ लड़ोगे सिर्फ जिन्वे के खून की खातिर? इस पे ली जेंजी आगे से यही कहता है कि अबायासेट अभी नहीं तो बाद में जिन्वे के हाथों डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, तो फिर इसमें से कौन सी बड़ी बात है कि वो यहाँ पे जिन्वे के लिए उसे यहाँ पे निपटा सके। एल्डर एन भी कम नहीं थे यहाँ पे फील्डिंग सेट करने के मामले में। वो उन्हें पता था कि वो यहाँ पे ली जेंजी के खिलाफ जीत नहीं सकते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा और फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी जिन्वे की। इसीलिए वो यहाँ पे 2 टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। पहले एक वो वेपन रिलीज करते हैं और यहाँ पे जेंजी की आंखों में मिट्टी फेंकते हैं। वेपन जो था वो एक तरीके का यहाँ पे पोर्टल बना देता है जिससे वो लोग यहाँ से भाग सकते हैं, और एल्डर एन यही करते हैं और वो तुरंत यहाँ पे भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन ली जेंजी उनके पीछे जाते हुए कहता है कहाँ भाग रहे हो भाई, 6 पंख उधार में लिए हैं, सस्ते में पैसे नहीं दिए थे, भागने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है और ये तुमसे ज्यादा तेज हैं। इसके बाद ली जेंजी यहाँ पे एल्डर एन के ऊपर अपने डंडे से अटैक करता है और गड़ाम से उनके सर के ऊपर मारता है, जिससे एल्डर एन धड़ाम से नीचे जाके गिरते हैं। और अब यहाँ पे ली जेंजी एल्डर एन के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था। वो उन्हें उछालता मारता उछालता और मारता। आज तक मैंने एल्डर एन जितनी अच्छी गुल्ली आज तक कभी नहीं देखी। 3-4 बार खेला हूँ, लेकिन एल्डर एन परफेक्ट गुल्ली है, कैसे भी मारो उलट जरूर जाते हैं। वह पे एल्डर एन जब नीचे जाके गिरते हैं तो वो उन्हें पता चल जाता है कि वो यहाँ पे ली जेंजी को हरा नहीं सकते हैं। वह पे ली जेंजी यहाँ पे एल्डर एन से कहता है कि अभी तो आप एकदम गुल्ली की तरह उछल रहे थे, अब क्या हुआ, क्यों नहीं उछल रहे आप? अब इसके बाद जिन्वे बाहर निकलता है जो कि मजे लेने के लिए आया था। वो एल्डर एन से कहता है कि अभी तो आप यहाँ पे मुझे मेढक बुला रहे थे जिसने दुनिया भी नहीं देखी, अब आपके क्या हुआ? अभी तो आप यहाँ पे शेर बनने थे, अब तो भीगी बिल्ली के बराबर भी नहीं है। जिस पे एल्डर एन खड़े होते हैं और वो जिन्वे के ऊपर हमला कर देते हैं। ये कहते हैं कि साले अगर मैंने आज तुझे नहीं मारा मैं साला इंसान नहीं होऊंगा। वो तो हमें पता है कि आप इंसान नहीं है, यू आर ए डिमोनिक कल्टीवेटर, वी नो दैट। अब एल्डर एन यहाँ पे जिन्वे को कुछ कर पाते कि उससे पहले ली जेंजी दोबारा पहुंच जाते हैं और उन्हें दोबारा गुल्ली बना देता है। और इस बार गुल्ली टूट चुकी थी क्योंकि एल्डर एन दोबारा खड़े नहीं होते। और ली जेंजी यहाँ पे जिन्वे से पूछता है कि अब हम इसके साथ क्या करें। तो जिन्वे यहाँ पे ली जेंजी से कहता है कि 1 सेकंड के लिए रुकना, जिसके बाद वो यहाँ पे एल्डर एन के पास जाता है और उसे कहता है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फिर मेरा डिमोनिक बीस्ट मुझे वापस लौटा दो, मेरा 16 डिमन कहाँ पे है? इस पे एल्डर एन आगे से हंसते हुए कहता है कि मैंने तो वो अबायासेट के हेडक्वार्टर पे टेलीपोर्ट कर दिया, अगर गूदा है तो जाओ और जाके हेडक्वार्टर में जाके उसे वापस ले लो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वहाँ पे मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं और उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम वहाँ पे जाते हो तो फिर तुम्हारे जिंदा रहने के चांसेस बिल्कुल 0 ही है। और इतना कहने के बाद वो
वो पागलों की तरीके हंसने लगते हैं तो जिन्होंने उनके मुंह के ऊपर घुसा मार देता है और कर भी क्या सकता है ये। इसके बाद वो अपना स्पीयर बाहर निकाल लेता है और एल्डर एन का गेम वो बजाने ही वाला था कि उससे पहले ही हम लोग देखते हैं कि आसमान से एक रेड हैंड बाहर निकलता है जो कि यहाँ पे सोलार डीमन के अंडे फूटने वाले टाइम पे भी आया था, जिनसे जल्दी से यहाँ पे जिन्वे के सामने आता है कि हैंड से एनर्जी कुछ ज्यादा ही निकल रही थी और वो अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए वहाँ पे एक बैरियर बना देता है। और क्योंकि वो रेड हैंड अब यहाँ पे जिन्वे और जेंजी को कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए वो एल्डर एन को पकड़ता है और वापस लेके जाने लगता है। वहीं पे एल्डर एन जाते जाते यहाँ पे जिन्वे से कहता है कि साले लौट के आऊंगा, पूरा हिसाब किताब करूंगा, तू बस दिखता जा। इस पे जिन्वे भी आगे से डायलॉग मारता है कि तुम लोग साले मेरा इंतजार करो, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या होता है। इसके बाद ये मामला यहीं पे ठंडा हो जाता है और वेगा जिन्वे से पूछता है कि अब हम लोग क्या करेंगे। इस पे जिन्वे आगे से कहता है कि सबसे पहले हम लोग सिंहासन को हासिल करेंगे क्योंकि वो जरूरी है, जिसके बाद अपनी फोर्स बनाएंगे। जिसके बाद वो उन लोगों से पूछता है कि यहाँ पे रेड बॉय और युआनवा के क्या हाल चाल हैं, जिसपे वेगा जिन्वे को बताता है कि वो दोनों पूरी तरीके से ठीक हैं, बस बेहोश हुए हैं। कुछ दिन के आराम के बाद वो पूरी तरीके से तरोताजा हो जाएंगे। हम लोग जिनजे को देखते हैं जो कि यहाँ पे रेड हैंड को नहीं ला पाता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी, लेकिन वो अपने साथ यहाँ पे पहले एल्डर को ले आता है जिसके पास कोई टूल है जिससे वो यहाँ पे रेड बॉय की फायर के खिलाफ अच्छे से रेड बॉय को टक्कर दे पा रहा था। जिन्वे आगे से कहता है ये भी ठीक है, साले से हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, जाओ और जाके इसको गोटो के बल बांध दो, साले को पता चलना चाहिए कि गोटो से लटकने का दर्द कैसा होता है। इसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि ये वाली बात आग की तरह फैल गई कि यहाँ पे अवैध सेक्टर कियानुए किंगडम के ऊपर जो अटैक किया था उसे फेल कर गया और ऊपर से वहाँ पे अपनी जान बचा के भी भागा। वहाँ पे जिन्वे, जेंजी, रेड बॉय और युआनवा का नाम काफी ज्यादा फेमस हो गया। इसी के साथ जिन्वे ने यहाँ पे थ्रोन के ऊपर भी अपना हक जता लिया और उसके ऊपर पिछवाड़ा रख के बैठ गया वो। इसके बाद हम लोग जिन्वे को देखते हैं जो कि यहाँ पे उस एल्डर के सामने बैठा हुआ था और उसे लटका रखा गया था। अब इसे पूछताछ करनी जानी थी, बेसिकली इसको 3rd डिग्री दिया जाने वाला था, वो भी गुदगुदी लगा के। और तुम्हें याद होगा कि जिन्वे ने एक बार यहाँ पे अपनी तरफ से सामान मंगाया था और एक बार सिस्टम ने अपनी तरफ से भेजा था, तो टोटल 2 सामान आए थे। इसमें से पहला तो जेंजी था जो कि यहाँ पे फोर्स की वजह से आया था, लेकिन जो पहले वाला था इसके बारे में मैंने बताया था कि बुद्धि ज्यादा है, शरीर कम है, तो उसकी मुलाकात अब यहाँ पे होती है जिसका नाम हमें यहाँ पे जोगे लियांग बताया जाता है। और वो यहाँ पे जिन्वे से कहता है कि इंट्रोगेशन का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। जिन्वे उसे पूछता है कि तुम सच में चाहते हो कि तुम इन्हें इंट्रोगेट करो, ये काम मेरे ऊपर ज्यादा सुटेबल रहता है, वैसे भी मुझे चीजें तोड़ने में मजा आता है जिनकी कीमत यहाँ पे 6 करोड़ के आसपास हो। जिसके लिए जोगे लियांग यहाँ पे जिन्वे से कहता है ऑफ कोर्स तुम इन्हें मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। वहाँ पे जेंजी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, जिसपे जोगे लियांग उससे कहता है कि मेरे पास मेरे मेथड है, बस तुम यहाँ पे इसको इंट्रोगेशन खत्म होने का इंतजार करो, इसके बाद देखो ये कैसे बकता है सब कुछ। तो फिर जिन्वे यहाँ पे जोगे लियांग को ये पोजीशन दे देता है, लेकिन वो यहाँ पे जेंजी को छोड़ के जाता है, ये कहते हुए कि ये वहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा। और वो टेलीपैथी के जरिए यहाँ पे ली जेंजी से कहता है कि अपनी पूरी अच्छी कोशिश करो इसकी मदद करने की, मुझे यहाँ पे इसकी एबिलिटीज को टेस्ट करना है, अगर ये यहाँ पे एल्डर से कुछ भी उगलवा लेता है तो फिर हम इसकी एबिलिटी के ऊपर यकीन कर सकते हैं और इससे हमारे लिए ही फायदा होगा और चीजें हमारे लिए और ज्यादा इजी हो जाएंगी। साले को अपने ही सामान के ऊपर यकीन नहीं कि वो उसका वफादार है या नहीं। वह हम लोग नैन हाई को देखते हैं जो कि जिन्वे से कहती है कि वो कल यहाँ पे क्राउन प्रिंस बनने वाला है, क्राउन यानी कि सिंहासन विंगासन मिलने वाला है। तो नैन हाई चाहती है कि जिन्वे भी उसके खातिर कुछ करे। जिन्वे से पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, साला अंबानी से अमीर तो तुम्हारा बाप है, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे खिलाफ। इस पे नैन हाई यहाँ पे जिन्वे से कहती है कि उसे क्या चाहिए, वो यहाँ पे क्वीन बनना चाहती है। इस पे जिन्वे से कहता है कि पहले डाजी से पूछ के अब वो एम्प्रेस बनेगी, क्वीन बाद में। अगर वो परमिशन देती है तो फिर महारानी भी बन जाना, नानी भी बन जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर वो परमिशन नहीं देगी तो फिर मुझे उसके थप्पड़ खाने पड़ेंगे और वो बहुत ज्यादा तेज होते हैं, नाखून के निशान अलग से छूट जाते हैं। और ऑफकोर्स डाजी यहाँ पे क्वीन या फिर एम्प्रेस की पोजीशन किसी को नहीं देने वाली है, तो उसने नैन हाई के मुंह पे कह दिया था भाग जाओ यहाँ से, तो उसकी गंगा जमुना बह रही थी। अब उसी टाइम पे यहाँ पे इंपीरियल गार्ड या फिर जो भी हो साला वो आता है और वो जिन्वे को बताता है कि कल उसे थ्रोन दिया जाएगा, तो फिर उसे यहाँ पे इंपीरियल रोब पहनना पड़ेगा, बेसिकली स्याही कपड़े, स्याही या फिर शाही, अच्छा हाँ शाही होता है। खैर जिन्वे यहाँ पे उस बंदे से कह देता है कि उसके पास उसका खुद का इंपीरियल रोब है, बेसिकली शाही कपड़ा, जिसपे वो बंदा इस बारे में कुछ भी नहीं कहता, लेकिन वो जिन्वे से कहता है सेरेमनी के बारे में, क्योंकि 10 से ज्यादा किंगडम्स यहाँ पे सेलिब्रेट और उसे गिफ्ट देने के लिए आने वाले हैं और मीटिंग्स भी तो करनी है। लेकिन जिन्वे यहाँ पे इन सभी चीजों को इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि इनके लिए टाइम नहीं है, लेकिन जो वो गिफ्ट देंगे उन्हें पक्का एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि उनमें माल पानी कुछ ज्यादा ही कमाल का हो सकता है। लेकिन हाँ, जो इंपीरियल एग्जामिनेशन होने वाला है वो जरूर कंटिन्यू रहना चाहिए, वो नहीं रुकना चाहिए किसी भी कीमत पे। और अगर तुम लोगों को यहाँ पे चिन सूली के बारे में याद हो, इसके बारे में सिस्टम ने बताया था कि ये यहाँ पे राइटियस बंदा है और ये आगे चल के एकदम पावरफुल बंदा बन सकता है, लेकिन हमेशा स्याही राइटियस कदम पे ही चलेगा।
बेसिकली सत्यवादी और बुरे काम के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन अगर इसने गलती से भी यहाँ पे बुराई का रास्ता अपना लिया फिर ये जो अच्छाई पे कहर मचाएगा उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। इसलिए जिन्होंने यहाँ पे चेन सोली को अपनी आर्मी के अंदर इन्वाइट करना चाहता था, क्योंकि वो कमाल का टैलेंट है और ये एकदम परफेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है फ्यूचर के लिए। इसके बाद अगला सीन थ्रोन सेरेमनी का होता है, जब हम लोग जिन्होवे के उसके गोल्डन रोब में देखते हैं जो उसने खुद से बनवाया है, फिर सिस्टम ने दिया है। वह जिन्होवे के लिए हाथ गाड़ी बनाई जाती है क्योंकि इसे हाथों से उठा के ले जाया जाता है। मुझे इतना ही पता है, असली नाम नहीं पता, सॉरी। इसके बाद जिन्होवे को उठाया जाता है और थ्रोन की तरफ लेके जाया जाता है और जिन्होवे अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि जब तुम हमसे शुरुआत में मिले थे हम पत्थर तोड़ने के लिए जा रहे थे और बीच में हमारी खातिरदारी लात और घूसों से हुई, लेकिन अब तुम देखो राजा बनने वाला और तुम अभी भी वही हो जो पहले हुआ करते थे। ये तो साला मेरी बेइज्जती कर रहा है, ये हमारी बेइज्जती और ज्यादा करे उससे पहले मैं इसकी लाइनें काट देता हूँ। इसके बाद अगले सीन थ्रोन का होता है जहाँ पे जिन्होवे को सपोर्ट करने वाले सभी लोग यहाँ पे थे और सभी लोग अब यहाँ पे जिन्होवे को एम्परर का दर्जा दे रहे थे। बेसिकली उसे किंग बना लिया गया है। अब इसके बाद ये लोग एरिना पे आ जाते हैं क्योंकि एक सेरेमनी करनी पड़ती है। वह पे जेंजी आगे से कहता है डिमोनिक बीस्ट लाया जाए, उसको सेक्रीफाइस किया जाए, बेसिकली बलि देने के लिए। पता नहीं क्यों ये बीमारी तो इंडिया में थी ना, ये बाहर कैसे चली गई। खैर जो भी हम लोग युवानबा को देखते हैं जो कि यहाँ पे गोल्डन गोरियलम का एक डिमोनिक बोवर्ड लेके आ जाता है। हिंदी में नाम नहीं लूंगा, आई एम सॉरी। खैर इसमें इतना इजी भी नहीं था बलि देना, क्योंकि वो सुअर उठता है और जिन्होवे के ऊपर अटैक कर देता है। ये कहते हुए साले हड्डी तो तेरी लेके ही जाऊंगा, लेकिन जिन्होवे आगे से अपनी ड्रैगन को रिलीज करता है और वो ड्रैगन स्पिरिट काफी ज्यादा इजीली यहाँ पे हमारे डिमोनिक बोर की छाती चीर देती है और उसे यहाँ पे निपटा देती है बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद यहाँ पे सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है और जिन्होवे सक्सेसफुली एम्परर स्लैश किंग बन जाता है। वह पे जितने भी लोग यहाँ पे जिन्होवे को वर्शिप कर रहे थे, उसे प्यार दे रहे थे, उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे, तो फिर उसका ड्रैगन ऑरा यहाँ पे ग्रो होने लगता है। जिन्होवे सिस्टम से पूछता है कि ये क्या चीज है भाई, तो फिर सिस्टम जिन्होवे को बताता है कि ये पावर ऑफ फेथ है, क्योंकि फेथ और कीलक यहाँ पे ड्रैगन ऑरा की ग्रोथ से रिलेटेड होता है। इसलिए अगर यहाँ पे पावर ऑफ फेथ बढ़ेगी यानी कि लोगों का विश्वास बढ़ेगा तो फिर उसका यहाँ पे ड्रैगन ऑरा भी इंक्रीज होगा। और ऐसी कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे कोई भी स्पेशलाइज्ड मेथड नहीं होता है। अगर लोग तुम पे यकीन रखते हैं तो ही यहाँ पे तुम्हें फेथ ऑफ पावर मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पे जिन्होवे की तारीफ कर रहे हैं, उसे दिल से अपना रहे हैं, इसलिए उसकी फेथ पावर यहाँ पे बढ़ रही है। जिससे जिन्होवे को समझ में आ जाता है कि वो फ्यूचर में जाके अब यहाँ पे एक बुरा किंग नहीं बन सकता है। उसे जो भी फैसले लेने पड़ेंगे सोच समझ के लेने पड़ेंगे कि जनता का विश्वास उस पर बना रहे। और फेथ ऑफ पावर की वजह से जिन्होवे की कल्टीवेशन यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए उसका यहाँ पे जो ड्रैगन था वो यहाँ पे 4 क्लॉक गोल्डन ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसका लेवल भी बढ़ जाता है और साथ ही में उसकी कल्टीवेशन भी ब्रेक थ्रू हो जाती है, जिसके बाद वो नसन सोल रियलम के 6th लेवल पे आ जाता है। अब इसके बाद ताइसी आगे बढ़ता है और यहाँ पे होता है भाषण, वो भी दबा के भाषण, वो भी इतना ज्यादा कि पूछो नहीं, इतना दबा के कि पूछो नहीं। इसलिए इसे हम कट मारते हैं और एंड में यहाँ पे जिन्होवे को सब लोग एम्परर मान लेते हैं और उसे यहाँ पे ग्रीट करते हैं सर्वर झुका के और उसे कहते हैं कि सदा खुश रहो, सदा जीवन जियो। और जिन्होवे भी यहाँ पे उन लोगों से डिक्लेयर कर देता है कि अब से वो यहाँ पे कियानुए किंगडम को कभी भी नीचे जाने नहीं देगा और वो उन सभी लोगों से वादा करता है कि कुछ सालों के अंदर वो यहाँ पे कियानुए किंगडम को नैन्जो डायनेस्टी से भी ज्यादा पावरफुल बना देगा और किसी भी इंपीरियल आर्मी या फिर डायनेस्टी से और भी नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा। इस पे सभी लोग उसके लिए और भी ज्यादा जोरों शोरों से यहाँ पे चीयर करने लगते हैं, जिससे जिन्होवे को यहाँ पे दबादब रिवॉर्ड मिलते रखते हैं। और तुम्हें यहाँ पे उसका मेन क्वेस्ट याद होगा जो कि यहाँ पे एम्परर बनना था कियानुए किंगडम का, तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, जिससे उसको यहाँ पे एक गॉड या फिर डीमन समन करने का मौका मिलता है। साथ ही में एक लकी ड्रॉ मिलता है और उसे 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं। 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट इसलिए क्योंकि ये क्वेस्ट पुरानी है। साथ ही में जिन्होवे को यहाँ पे गॉड और डीमन की लीगन को भी लीजन या फिर लीगन जो भी हो उसे समन करने का मौका मिलता है। बेसिकली एक तरीके से गॉड और उनकी डीमन की जो आर्मी है उसे समन करने का। अब इसके बाद यहाँ पे जिन्होवे से मिलने के लिए ये बंदा आता है और मैं इसका नाम भूल गया, क्या था पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जिन्होवे को कांग्रेचुलेट करने के लिए आता है और वो साथ ही में यहाँ पे जिन्होवे के लिए कुछ रिवॉर्ड भी लेके आया था, क्योंकि अब यहाँ पे थ्रोन को हासिल करने वाला है नैन्जो डायनेस्टी के लिए। इसीलिए जिन्होवे भी उसे यहाँ पे फुल इज्जत दे रहा था, जिसपे ये बंदा पता नहीं क्या नाम है। वो जिन्होवे को यहाँ पे उसका रिवॉर्ड देता है, जिसके अंदर यहाँ पे एक पोर्टल डिजाइन था, बेसिकली टेलीपोर्ट करने के लिए एक पोर्टल डिजाइन और साथ ही में वल्विनेंट स्पिरिट स्टोन्स जो कि 3rd ग्रेड के थे। जिन्होवे ये सब कुछ पाके काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जेंजी से कहता है कि इसे यहाँ पे खड़ा क्यों रखा गया है, इसे घर के अंदर लेके जाओ और चाय वाय पिलाओ, वो भी अदरक वाली एकदम प्योर दूध के अंदर। वह जिन्होवे अपने मन के अंदर सोचता है कि सेरेमनी अभी शुरू ही हुई है और उसका यहाँ पे पीक लक इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे यहाँ पे ये सब कुछ हासिल करते ही गॉड एंड डीमन की आर्मी समन करने का मौका मिल गया और साथ ही में यहाँ पे कुछ स्पिरिट स्टोन्स भी मिल गए जो उसके राशन को पूरा कर देंगे। इसके बाद अब वो यहाँ पे गॉड और डीमन की आर्मी को समन करना शुरू करता है। तो फिर जिन्होवे को यहाँ पे लकी ड्रॉ के अंदर 10,000 इन सोल्जर मिलते हैं समन करने के लिए और जिन्होवे के पास एक कार्ड आ जाता है। जिन्होवे पूछता है कि ये क्या चीज है, तो सिस्टम उसे बताता है कि ये यिन वेपन कार्ड है। ये एक आइटम है जिसकी मदद से जिन्होवे यहाँ पे 10,000 सोल्जर्स को समन कर सकता है। इसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी
म्यूजिक डाल के। जो सोल्जर्स यहाँ पे समन किए जाएंगे वो पहले एक टाइम पे लोनली सोल्स हुआ करते थे, बेसिकली अकेली आत्माएं, भटकी हुई आत्माएं और पगलेट भूत जो किसी के ऊपर भी हमला कर देते हैं, कुत्ता बिल्ली इंसान सुअर किसी के ऊपर भी। और ये जो सोल्जर्स रहेंगे इनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे गोल्डन कोर रियलम की रहेगी। और साथ में ये जो वियन वेपन कार्ड है ये यहाँ पे कुछ घोट्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे वहाँ पे सोल्जर्स की पावर बढ़ जाएगी। बेसिकली चलता फिरता भूत पकड़ने वाला क्रेडिट कार्ड है ये। भूत के सामने स्वाइप करो तो भूत इसके अंदर आ जाएगा और ये सोल्जर्स की एबिलिटीज बढ़ जाएंगी। और जुन्नवे को ये काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद लकी रैंडम ड्रॉ शुरू होता है और जुन्नवे को यहाँ पे 3 डिफ्यूजन पिल्स मिलते हैं। इनके बारे में कुछ नहीं बताया गया। एक दूसरा आइटम भी मिलता है जो कि यहाँ पे हेवनली स्पेस स्क्रोल था, इसके बारे में भी कुछ भी नहीं बताया जाता, बस नाम से पता चल रहा है कि आइटम स्टोर करने के लिए कोई चीज होगी। अब जुन्नवे जब यहाँ पे सिस्टम के साथ ये सब वार्तालाप कर रहा था उसी टाइम पे यहाँ पे कुछ सोल्जर्स आते हैं जो कि जुन्नवे से कहते हैं कि जुन्नवे बाहर निकलो और इस डिग्री को रिसीव करो। ये डिग्री एक तरीके से बिल होती है जो कि यहाँ पे सरकार फॉलो करती है, बेसिकली नियम कायदे कानून। इंस्टाग्राम पे कई सारे देखा होगा क्योंकि आजकल सरकार बिल्स 10-10 मिनट के अंदर पास कर देती है कि जाओ, बिना कुछ सोचे समझे। अपोजिशन को तो मौका ही नहीं मिलता कुछ कहने का। बिल बेसिकली रूल्स होते हैं, जैसे कि अभी एक नया बिल आया है इनकम टैक्स क्रेडिटेड की, अब वो तुम्हारी यहाँ पे प्राइवेसी चेक कर सकते हैं। बेसिकली तुम्हारे व्हाट्सएप डेटा, व्हाट्सएप मैसेजेस और टेलीग्राम मैसेजेस और इंस्टाग्राम मैसेजेस को चेक कर सकते हैं। अगर उन्हें शक हुआ कि तुम यहाँ पे गोलमाल कर रहे हो पैसों का, इतना काफी है। खैर जुन्नवे को जिन लोगों ने आवाज लगाई थी वो यहाँ पे साउथर्न रीजन के होली कोड के एनवी थे, बेसिकली दूत थे ये, बेसिकली मैसेंजर। जिनमें उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो भाई, बिन बुलाए आ गए। फिर रेड बॉय आगे से बताता है कि ये दोनों ही पावरफुल हैं। बेसिकली ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ पे फेरीलैंड से आए हुए हैं, ये फेरीलैंड के रियल बीइंग्स हैं। फिर जिन्नवे को एक नजर में तो ये लगता है कि ये लोग यहाँ पे अबाया सेट की तरफ से होंगे, लेकिन इनके अंदर से कोई भी यहाँ पे डिमोनिक एनर्जी नहीं निकल रही थी। जिसपे वो लोग बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे साउथर्न रीजन के होली कोड के मैसेंजर्स हैं, जो कि यहाँ पे जिन्नवे के लिए होली एम्बरर की तरफ से होली डिग्री लेके आए हैं। डिग्री के मायने में पहले ही बता दिया, एक तरीके से नियम या फिर बिल जो मानना ही पड़ता है अगर तुम्हारे पास पावर आवर कम है। लेकिन जिन्नवे तो जानते हो तुम भाई एरोगेंट बनता, किसी की भी नहीं सुनता, वो भले ही जाए फिर चाहे मुंह के बल ही क्यों ना गिर जाए। वह विवेका भी जिन्नवे से यही कहता है कि उसने भी ये नहीं सोचा था कि जिन्नवे इतनी जल्दी यहाँ पे साउथर्न रीजन की होली कोड की अटेंशन अपनी तरफ खींच लेगा। वह वो दोनों मैसेंजर्स यहाँ पे जिन्नवे से कहते हैं कि तुम घुटनों पे बैठ के ये डिग्री रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो। जैसा कि मैंने बताया कि एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, बस तुम सन की खोपड़ी की ना हो कि मैं तो नहीं करूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। वह जिन्नवे भी आगे से कहता है नील डाउन करूं और एक्सेप्ट करूं, ये क्या बातें कर रहे हो। वह एजेंसी उन दोनों से कहता है कि जिन्नवे का सेरेमनी का दिन है, भाई को यहाँ पे सिंहासन मिलने वाला है यार, और तुम होके चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो तो कि डिग्री एक्सेप्ट करो, डिग्री एक्सेप्ट करो। क्रस का मैसेज है कि इन्विटेशन है जो एक्सेप्ट कर लूं। और वो उन लोगों से कहता है भाग जाओ यहाँ से, कर तुम्हें और कोई काम नहीं है, साला मूड ना खराब करो, आज के दिन सेरेमनी का काम है। वो गार्ड घबराते हुए यहाँ पे जेंजी से पूछता है क्या वो जेंजी है। इस पे वो जेंजी उसे बताता है हाँ भाई मैं ही जेंजी हूँ। तो वो गार्ड यहाँ पे अभी डिग्री को वापस ले लेते हैं और जिन्नवे को फोर्स नहीं करते हैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन वो जिन्नवे को ये जरूर बताते हैं कि अब से यहाँ पे कियानुवे किंगडम इंपीरियल होली कोड के जस्टिफिकेशन में आता है और साथ में अब से होली कोड उन्हें प्रोटेक्ट भी करेगा। वह जिन्नवे अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये लोग हमारी बात मान गए, लेकिन इतने समय यहाँ पे कियानुवे किंगडम को किसी की भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो उनके ऑफर को मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो लोग यहाँ पे कियानुवे किंगडम ही रहेंगे, न कि किसी प्रोटेक्शन के अंदर आएंगे। जिसपे वो मैसेंजर यहाँ पे जिन्नवे से इतना ही कहते हैं कि ये सभी एकदम नॉर्मल मैटर है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट को साइन करना पड़ेगा। और साथ ही में वो लोग जिन्नवे से ये भी कहते हैं कि मिस जू यानकिंग को बता दो कि वो वापस चले जाए और अपने स्पिरिट मेडन के इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर ले। अब मैं ये नाम भूल चुका हूँ और इसके ज्यादातर चांसेस यही है कि ये नैन हाई हो सकती है, बाकी आगे हमें पता चल ही जाएगा। जिन्नवे यहाँ पे उन दोनों मैसेंजर से कहता है कि वो यहाँ पे उस बंदी को बता देगा जिसके बारे में ये लोग कह रहे हैं, अभी के लिए वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। जिसपे वो गार्ड्स यहाँ से वापस लौट जाते हैं और जिन्नवे अपने मन के अंदर सोचता है कि जू यानकिंग, पहले तो मुझे ये बंदी नहीं पता कि कौन है, लेकिन जिन्नवे उसे जानता है और वो हमसे ये भी बताता है कि जू यानकिंग एक प्रिंसेस है, इसलिए उसने यहाँ पे जब वोकी किंगडम के ऊपर हमला किया था तो फिर उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। इसके बाद जिन्नवे इन मैटर्स को साइड में रखता है और समनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे गॉड्स और उनकी आर्मीज को समन करने लगता है बिना कोई देरी किए हुए। इसके बाद जिन्नवे सिस्टम से ये भी पूछता है कि जो तुमने मुझे 3 यहाँ पे दायन पिल दी थी उनका इस्तेमाल किया है और हेवनली स्पेस स्क्रोल का इस्तेमाल किया है। सिस्टम उसे बताता है कि जिन्नवे यहाँ पे दायन पिल का इस्तेमाल करके 100 सालों की कल्टीवेशन एक दिन के अंदर ही इनहेरिट कर सकता है। और ये बात हेवनली स्पेस स्क्रोल की, तो वो उसको यहाँ पे तोड़ के या फिर फाड़ के 10 मील दूर तक का सफर आसानी के साथ तय कर सकता है सेकंड्स के अंदर। इस पे जिन्नवे काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो इस चीज का इस्तेमाल अब किसी बड़े मकसद के लिए कर सकता है। इसके बाद जिन्नवे यहाँ पे उन तीनों गार्ड से मिलता है क्योंकि ये गए नहीं थे, इन्हें डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करवाना था। जिन्नवे इनसे कह देता है भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी दोबारा शकल नहीं देखना चाहता। इसके बाद जिन्नवे इनको चीखते हुए बताता है कि वो इनकी शकल इसलिए नहीं देखना चाहता है क्योंकि होली कोड इन्हें जो प्रोटेक्शन और जस्टिफिकेशन दे रही है उसके लिए इन्हें टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा है, मिलियंस में ये चीज है। यहाँ पे कियानुवे किंगडम साला खुद तो अपना पेट भर नहीं पा रहा है, वो पैसे बाकी लोगों को कहाँ से दे। जिन्नवे यही बात बताता है और उन लोगों से कहता है बाय बाय,
दोबारा ना आना। इस पे ये सभी गार्ड्स यहाँ से कल्टी मार लेते हैं, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जोके लियांग आता है और वो जिन्होवे को बताता है कि सनलैंड ने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है। इसने बताया है कि अवायसेट की एक सीक्रेट ब्रांच है जो कि ओनर्स लैंड है, वहाँ पे कोई भी ओनर नहीं है, और उस टेलीपोर्टेशन और उसी ब्रांच के अंदर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल है जिसका इस्तेमाल करके वो लोग मेन ब्रांच तक पहुंच सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और फिर जिन्होंने को इस ट्रिप के अंदर थोड़ी बहुत तो बू आ रही थी किसी षड्यंत्र की, क्योंकि कोई भी लैंड यहाँ पे बिना मालिक के रह नहीं सकता है। लेकिन वो फिर भी यहाँ पे ये फैसला करता है कि वो उस जगह पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे सोलार डीमन ज्यादा जरूरी है। वह विजन उस एल्डर से कहता है अगर तुम मुझे यहाँ पे उस पोर्टल तक लेके जाओगे तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा बिना किसी दिक्कत के। इसके लिए वो एल्डर यहाँ पे मान जाता है। लेकिन जिन्होंने हम लोगों को ये भी बता देता है कि वो ट्रिप से पहले यहाँ पे अपने सभी गॉड्स को जिनको उसने समन किया है उन्हें अलग अलग पोजीशन देगा और उन्हें डिवाइड करेगा ताकि वो किंगडम को और ज्यादा प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद वो रात के टाइम पे अपने सभी समन्स को यहाँ पे बुलाता है और उन्हें यहाँ पे पोजीशन देता है। अब मैं शॉर्ट में बताऊंगा। सबसे पहले जंजी की बारी आती है जो कि यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड जनरल है और उसे यहाँ पे डिवाइन आर्मी की लीड दी गई है। इसके बाद रेड बॉय आता है जो कि यहाँ पे उससे कम कमजोर है और उसे यहाँ पे पैलेस प्रिटेशन गार्ड्स की यहाँ पे कमांड दी गई है और साथ ही में वो यहाँ पे व्हाइट रोब्ड आर्मी को भी लीड कर सकता है। इसके बाद युआनबा आता है, ली बाई आता है, सावुजिंग आता है, टाइबी जिंगजिंग भी आता है और गुआन यू भी आता है जो कि यहाँ पे टॉप रैंक्स के अंदर है। जुगो यहाँ पे सेकंड रैंक पे है, चेंजी यहाँ पे सेकंड रैंक पे है, डाजी यहाँ पे एम्प्रेस है और नैन है यहाँ पे इंपीरियल नोबल कॉन्सर्ट है। बेसिकली एक तरीके से एक मैनेजर नहीं होता है जो कि पैलेस का सारा काम धाम देखता है, वही पोजीशन है ये। और जुयान किंग भी यहाँ पे एक नोबल कॉन्सर्ट है, ये भी एक मैनेजर है, ये जो लाल कपड़ों में है जिसको मैं महिला मित्र कह रहा था। ऑफ कोर्स याद होगा तुम्हें, ये किसी वुकी किंगडम की तरफ से आई थी लेकिन बाद में पता चला कि ये होली कोड की कोई एम्प्रेस या फिर प्रिंसेस है। वह जिन्होंने ने अपने ऑर्डर दिए और उसने यहाँ पे जो कैंगलैंग किंगडम है उसे पूरी तरीके से निगल लिया, उसे 2 हिस्सों में बांट दिया और दोनों हिस्सों को यहाँ पे कियानवे किंगडम के अंदर खींच लिया। अब से अब और कोई भी कैंगलैंड किंगडम नहीं है। और इस सारे डिवीजन और बवालों के बाद में उसने यहाँ पे अपनी ट्रिप शुरू की जो कि यहाँ पे अबायसेट की होली ब्रांच की तरफ जाने वाली है। इसके बाद हम लोग जिन्होवे को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने गॉड को समन कर लेता है जिसका नाम यहाँ पे ली चुआन साओ था। अच्छा, ली कुन साओ है, सी लगा हुआ है, एच नहीं है, जिसकी रेस यहाँ पे आयरन स्टोन स्पिरिट है। कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे 4th लेवल ऑफ लैंड गॉड है। ट्रेजर में उसके पास यहाँ पे वुवैंग लॉन्ग लैंस है और डिवाइन पावर में उसके पास यहाँ पे आयरन एंड स्टोन बॉडी है और इनविंसिबल सोल है जिसकी लॉयल्टी यहाँ पे 99 है 100 में से। सती में जिन्होंने एक और यहाँ पे समन को शुरू करता है क्योंकि 6 दिन हो चुके हैं तो उसका नया समन भी यहाँ पे आ जाता है जिसका नाम लियो बुवेन है। लियो बुवेन की रेस यहाँ पे ह्यूमन है। कल्टीवेशन नासन सोल रियलम की फर्स्ट स्टेज है। अब कल्टीवेशन ही कम है तो आगे जान के क्या ही करोगे, तो कट ऑफ दिस। इसके बाद जिन्होंने यहाँ पे अबायसेट वाली ब्रांच के लिए निकलने लगता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो फिर उसके सामने वो दोनों समन्स खड़े थे। जिनसे यहाँ पे जिन्होवे को उन दोनों से मिलवाता है ये कहते हुए कि ये दोनों आपकी शरण में आना चाहते हैं। जिसने आर्मर पहना हुआ है उसका नाम यहाँ पे ली कुन साओ है और जो नॉर्मल कपड़ों में है वो यहाँ पे लियो बुवेन है। लियो बुवेन अपना यहाँ पे लो लेवल कल्टीवेटर है लेकिन इसकी बुद्धि तेज होगी। वह जिन्होंने अपने साथ बाकी लोगों को नहीं लेके जाता, बस यही 3 उसके साथ जाने वाले हैं, ज्यादा ले जाता भाई। अब इसके बाद हम लोग जिन्होवे को देखते हैं जो कि महिला मित्र से कहता है कि तुम्हारा होली डायनेस्टी के अंदर स्टेटस क्या है। भाई तुम्हें अब मैं इसको इसके नाम से ही बुलाने वाला हूँ क्योंकि नाम याद नहीं रहते बाद में। इस पे जुयान किंग यहाँ पे जिन्होवे से इतना ही कहती है कि मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैं बस तुमसे इतना ही कहूंगी कि तुम कड़ी मेहनत करो, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ ही टाइम के अंदर सप्रेस कर दूंगी, बेसिकली कल्टीवेशन में आगे निकल जाऊंगी। वहाँ पे हम लोग लियो बेन को देखते हैं जो कि जिन्होवे से कहता है कि ये जो ट्रिप है ये थोड़ी सी और भी घटिया हो सकती है, जितना सोचा था उससे ज्यादा। मैंने बताया ना इसकी बुद्धि तेज है तो ये आगे की सोच रहा है। जिन्होवे से कहता है नहीं मैंने सब कुछ सोच रखा है, वो तुम्हें आगे पता चलेगा। वहाँ पे लोग कुछ ही देर के अंदर ही उस ओनरलेस लैंड के अंदर पहुंच जाते हैं जिससे जिन्होवे हैरान होता है कितनी जल्दी। इस पे जंजी यहाँ पे जिन्होवे को बताता है कि ओनरलेस लैंड काफी ज्यादा बड़ा है, ये एक तरीके से समुद्र की तरह है जहाँ पे एक आइलैंड को ढूंढ पाना नामुमकिन सा है। इसलिए उन लोगों को यहाँ पे इस एल्डर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे वो लोग उस ब्रांच को ढूंढ सके जहाँ पे वो लोग जाना चाहते हैं। और ऊपर से सेल्डर को पता भी नहीं कि वो ब्रांच कहाँ पे है, मतलब एग्जैक्ट जगह नहीं पता, बस इतना पता है कि ये ओनरलेस लैंड के अंदर ही है। अब उस टाइम में जिन्होवे को नीचे से लड़ाई धड़ाई की आवाज आती है तो वो नीचे झांक के देखता है तो फिर उसे यहाँ पे कुछ लड़ाई धड़ाई दिखाई दे रही थी। इसको वो देख के कहता है कि साला कभी भी यहाँ पे तेल और पानी मिल नहीं सकते। और जब वो नीचे देखता है तो फिर उससे पता चलता है कि ये फेंग हुआन है जिसके ऊपर यहाँ पे हमला हो रहा है। पता नहीं भाई इसके ऊपर कितने हमले होते हैं। वहाँ पे जुयान किंग जिन्होवे से कहती है कि फेंग हुआंग थोड़े से डिसएडवांटेज में है, अगर उन लोगों ने दे दी कि तो उसकी चिता चल सकती है। उसी टाइम पे यहाँ पे जिन्होवे के पास वो मिशन आ जाता है जिसकी वजह से उसने यहाँ पे एजेंसी को समन किया था जल्दी में। अब इस मिशन के अंदर टाइम लिमिट भी थी, 3 दिन के अंदर उसे यहाँ पे अवेकनिंग स्टोन्स को इकट्ठा करना था। अगर वो इस मिशन के अंदर फेल हो जाता है तो फिर उसका
का एक रियलम कम कर दिया जाएगा। स्टेज नहीं, लेवल नहीं, रियलम ही सीधा। नासन पे है तो सीधा गोल्डन रोल पे आके गिरेगा ये। इस पे जुनूए की फटती ही कहता है ऐसा ना कहो मेरी जान यार, तुमने जंजी को दिया लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम सारा मिली ही कल्टीवेशन छीन लो। सिस्टम उससे कहता है काम पे लग जाओ इससे पहले कि रियलम खींच लूं मैं। इस पे जुनूए नीचे कूदता है ये कहते हुए कि अब मिशन लिया है तो फिर करना ही पड़ेगा, और वो मन के अंदर ये भी सोचता है कि हीरो बनने का मौका मिल जाएगा। सेव द ब्यूटी बीट द बूटी। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा ये जोक। आसान शब्दों में मतलब यही है, बुंड बचाओ बुंड बजाओ। खैर उससे पहले हमें यहाँ पे फेंग हुआंग का साइड ऑफ व्यू दिखाया जाता है कि वो लोग इस सिचुएशन के अंदर फंसे कैसे। हम लोग फेंग हुआंग के साथ में एक मेल मित्र को देखते हैं जो कि चीख चीख के कह रहा था कि भले उसे आज यहाँ पे निपटना पड़ जाए लेकिन वो उन लोगों को कभी भी अवेकनिंग स्टोन नहीं लेके जाने देगा। अब फेंग हुआंग हम लोगों को बताती है कि इन लोगों का पिछले 4 दिनों से पीछा किया जा रहा है। अगर वो लोग यहाँ से जिंदा वापस निकल भी जाएं और वापस जाने की कोशिश करें तो फिर वो लोग यहाँ पे फिर भी होली सेक्टर अलाइव नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनका पीछा काफी ज्यादा लंबे तरीके से किया जा रहा है और कई सारे लोग कर रहे हैं। अब इसके टाइम यहाँ पे विलन टाइप में बंदा आता है जो कि आगे से कहता है कि उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी मुलाकात यहाँ पे साउथर्न मेडिटेशन सेक्रेट सेक्ट की सेक्रेट डॉटर से हो जाएगी। और वो फेंग हुआंग से कहता है कि उसने सुना था कि यहाँ पे फेंग हुआंग हुस्न की परी और उसने देख भी लिया, वो अपनी रेपुटेशन के लिए पूरी तरीके से वर्थेड है। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि यहाँ पे राइट टाइगर हॉल का यंग मास्टर है और इसका नाम यहाँ पे जियांग जियू है। और आगे की लाइनें तुम्हें बताने के बारे में मुझे जरूरत नहीं है कि इनकी क्या ही पर्सनैलिटी रहती है। वही हम लोग फेंग हुआंग को देखते हैं और हमेशा की तरह इस बार में इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने लगती है एंड मौके पे क्यों भाई काहे रिजर्व नहीं रखते, स्पिरिचुअल स्टोन किस लिए आते हैं, बाजार में बेचने के लिए सिर्फ। मतलब इसमें लॉजिक इस कदर ये लोग मार के खा जाते हैं पूछो नहीं। एक स्पेस रिंग के अंदर ये लोग आ रहा स्पिरिचुअल स्टोन भर सकते हैं लेकिन रखेंगे नहीं। खैर अब यहाँ पे फेंग हुआंग की फटी क्योंकि उसके लगने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से। इसके बाद जियांग जियो आगे से एक ट्रैप टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसके अंदर वो फेंग हुआंग को पकड़ लेता है, वही पुराने वाले स्टाइल के अंदर। जो था फेंग हुआंग के साथ था वो यहाँ पे जियो से कहता है अगर तुमने फेंग हुआंग को हाथ भी लगाया तो मास्टर घोस्ट तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अबे वो लगा के चला भी जाएगा तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। जियांग जियो भी आगे से हंसते हुए ये कहता है नाइस जोक था भाई द वे। और वो आगे से हंसते हुए कहता है कि ओनलेस लैंड के अंदर ऐसे कई सारे जीनियस है जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा। अगर तुम्हारे घोस्ट मास्टर के पास यहाँ पे रिलेशनशिप ना होता फिल्म डिवाइन सेट के साथ में तो फिर वो इतना ज्यादा पावरफुल और फेमस बनता ही नहीं। मैं उसके फियांसों को यहीं पे ही छीन लूंगा और रेपुटेशन भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब आगे की मैं लाइनें वेस्ट करूं उससे पहले ही यहाँ पे जिन्होंने अपना स्पीयर फेंक के मारता है और बीच में ही मारता है, पता नहीं क्यों। भाई सीधा खोपड़ी पे निशाना लगाओ ना यार, पट्टा से मारो। व्हाई आर यू वेस्टिंग माय टाइम। जियांग जियो आगे से चीखते हुए पूछता है किसने यहाँ पे राइट टाइगर हॉल की यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचा। जिन्होंने सामने से निकलता है ये कहते हुए तेरे मौसी का भांजा भोसड़ी के, अब बता तू क्या मेरा उखाड़ सकता है, तुझे तो यहीं पे निपटा के गाड़ भी दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी महिला मित्र के ऊपर हाथ डालने की। वह फेंग हुआंग अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे सच में यकीन नहीं हो रहा कि जिन्होंने यहाँ पे सच में आ गया। वह जियांग जियो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये आदमी कौन है भाई, साला की कल्टीवेशन ही मैं नहीं देख पा रहा। जिन्होंने उसे कहता है कि मैं तुम्हें निपटा दूंगा उसके बाद सब कुछ बताऊंगा, जिसके बाद वो उसके ऊपर स्पीयर से यहाँ पे धावा बोल देता है। जियो को यहाँ पे मौत दिखाई देती है तो वो जल्दी से जंप मारता है और उस अटैक को डॉज करता है, बट स्पीयर के अंदर पता नहीं कैसे लाइटनिंग निकलती है जो कि यहाँ पे जियो को जा लगती है और उसे यहाँ पे 740 वोल्ट का झटका लगता है। इसके बाद ये सीधा नीचे जाके गिरता है, जिसके बाद जिन्होंने यहाँ पे फेंग हुआंग की तरफ आगे बढ़ता है और उसे आजाद करता है पता नहीं कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके। इसके बाद उन्होंने रोमांस करने लगते हैं, ना करो मेरा मूड खराब है गाली वाली दे दूंगा। अब उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जियांग जियो की तरफ से जो बंदे आए थे वो जिन्होने के ऊपर अटैक करते हैं। तो फिर जिन्होने आगे से कहता है कुन साओ भाई काहे लिए तुम ऊपर बैठे हो, नीचे आओ जलवा दिखाओ, तुम्हें किस लिए बुलाया है हमने। इस पे कुन साओ नीचे एकदम हीरो की तरह लैंड करता है और बस एक ही जंप के अंदर जितने भी लोग अटैक करने के लिए आ रहे थे वो दूर जाके गिरते हैं। वहीं पे कुन साओ भाई अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है और लात घूंसे मार के इन्हें भाई उछाल के फेंक देता है जैसे कि साला चीनी के साथ लड़ रहा हो। वहीं पे जियांग जियो जब यहाँ पे कुन साओ को लड़ते हुए देखता है तो वो मन के अंदर सोचता है कि ये तो साला पॉपकॉर्न की तरह इन्हें उड़ा दे रहा है, और वो यही सोचता है कि ये साले दरिंदे आ कहां से गए। वहीं पे फेंग हुआंग जिन्होंने से पूछती है कि तुमने यहाँ पे दोबारा किसी ऐसे बंदे को रिक्रूट कर लिया क्या जो कि युआन बा की तरह लड़ता है। जिन्होंने उसे कहता है जितना काम दिया चाहे उतना बोझो, ज्यादा नहीं। वह जिन्होंने फेंग हुआंग से भी पूछता है कि मेरी कॉन्सोर्ट बनना चाहोगे, और मैंने गूगल कर लिया भाई, इसका मतलब यहाँ पे वाइफ हस्बैंड या फिर कंपेनियन यानी कि साथी होता है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल यहाँ पे राज शासन के लिए ही किया जाता है क्योंकि एक राजा की कई सारी वाइफ्स हो सकती हैं लेकिन अलग अलग किंगडम में, तो फिर उन्हें कॉन्सोर्ट कहा जाएगा। फेंग हुआंग साहब मना कर देती है ये कहते हुए कि तुम्हारे जैसे फेमस किंगडम को मुझे से की किसी जरूरत नहीं है, लेकिन जुनवे आगे से कहता है कि मुझे नेचर की कमी हो रही है, तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद जुनवे की नजर यहाँ पे जियांग जियो के ऊपर पड़ती है, कहते हुए ये तो साला खड़ा है। इसके बाद वो उसके ऊपर हमला कर देता है कहते हुए तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर जियांग जियो अपने पास से यहाँ पे टेलीपोर्टेशन स्क्रोल को निकालता है और उसे फाड़ता है तो ये जल्दी से टेलीपोर्ट हो जाता है और जुनवे बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए मैं कहता हूँ रोमांस रोमांस गंदी चीजें है फाइट के मुकाबले में, हमेशा सबसे पहले विलन को पी लो जिसके बाद अपना कुछ देखो। साले ये भाग जाते हैं जैसा ही मौका मिलता है कॉकरोच के तरीके। इसके बाद होना क्या था, जिन्होंने इतना ही कहता है
है ये तो भाग गया। भागी जगह गधे, जब गोल से ज्यादा होल के ऊपर फोकस करोगे। अब इसके बाद फेंग हुआंग की तरफ से जो भी लोग थे वो यहाँ पे जिन्वे से कहते हैं शुक्रिया मदद करने के लिए। ये बंदा अपना नाम लियांग बताता है और ये होली कोर्ट की तरफ से है और ये जिन्वे से उसका नाम पूछता है। इस पे जिन्वे यहाँ पे अपने बारे में बताता है और कहता है ये सभी मेरे आदमी हैं। और वो उन लोगों से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे अवेकनिंग स्टोन के बारे में कुछ पता है क्या। इस पे ये लोग सीरियस हो जाते हैं और आगे से कहते हैं अवेकनिंग स्टोन तुम्हें क्यों उस बारे में जानना है, क्योंकि ये लोग अवेकनिंग स्टोन के लिए ही आए और किसी को भी वो देना नहीं चाहते। अब इनकी फटी पड़ी थी तब ये देने के लिए राजी थे। तो फिर जिन्वे आगे से अपने असली रंग दिखाते हुए कहता है क्योंकि अवेकनिंग स्टोन मुझे चाहिए, जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। वो बेचारे कुछ कह पाते उससे पहले फेंग हुआंग यहाँ पे जिन्वे से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पे अवेकनिंग स्टोन भी चाहिए और वो जिन्वे को मना कर देती है स्पिरिचुअल स्टोन देने से। जिन्वे उससे कहता है क्यों नहीं दे सकते भाई। इसके बाद वो उससे कहती है बेबी ये स्पिरिचुअल स्टोन हमको दे दी। फेंग हुआंग उससे कहती है कि ऐसे सामने मुझे ऐसे बेबी ना बुलाया करो। उसी टाइम पे जू यानकिंग आगे बढ़ती है और वो यहाँ पे फेंग हुआंग से कहती है अगर इसे चाहिए तो फिर ये कभी भी जाने नहीं देगा जब तक इसे ये मिल नहीं जाता है। ये तुम्हारा पहली बार है कि तुम इसे इस हद तक जान रही हो। मैं इसके साथ 2-3 महीने रह चुकी हूँ और मुझे पता है कि ये किस कर्म कांड का कमीना हरामी बंदा है। इसे जो चाहिए वो पाके ही रहता है। फेंग हुआंग के साथ में जो लौंडे थे वो आगे से कहते हैं कि वो लोग अवेकनिंग स्टोन इसे नहीं दे सकते हैं। जिनमें उन लोगों से कहता है कि अभी तक नहीं बोल पा रहे थे, जब यहाँ पे जियांग यू खड़ा था तब तो तुम्हारी फट रही थी, अगर मैं ना होता अब तक तुम साले कब्र के नीचे होते। वह पे जनवे के पूछे कौन सा जाके खड़ा हो जाता और ये दोनों यहाँ पे उस बंदे को घूरे जा रहे थे कि बेटा फील्डिंग सेट है तेरी, ज्यादा न बोलियो। तो फिर फेंग हुआंग यहाँ पे हार मान ही लेती है, जिसके बाद वो अवेकनिंग स्टोन बाहर निकालती है और वो जिन्वे से कहती है कि वो उसको ये स्टोन दे देगी, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन पे कि जिन्वे को यहाँ पे फेंग हुआंग की मदद करनी पड़ेगी राइट टाइगर हॉल को डिस्ट्रॉय करने में। जिन्वे तुरंत इस चीज के लिए मान जाता है और आगे से कहता है नेकी और पूछ। लेकिन उसी टाइम पे जो बंदा यहाँ पे फेंग हुआंग के साथ में था वो आगे से कहता है कि राइट टाइगर हॉल यहाँ पे नानमिंग सीक्रेट सेक्ट से कमजोर नहीं है, हम लोग इन लोगों के साथ कैसे उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वह पे जिन्वे सिस्टम से पूछता है कि तुम्हें ये अवेकनिंग स्टोन पता नहीं क्यों चाहिए था, लेकिन बता तो सकते हो क्यों चाहिए। इस पे सिस्टम जिन्वे को बताता है कि ये स्टोन यहाँ पे उसकी ब्लड लाइन को अवेकन करने में मदद करेगा और जब जिन्वे की ब्लड लाइन यहाँ पे अवेकन होगी तो फिर जिन्वे को यहाँ पे सिस्टम एक और टास्क देगा क्योंकि जिन्वे को कंप्लीट ही करना पड़ेगा। इस पे जिन्वे आगे से घबराते हुए कहता है अगर तुमने कोई पावरफुल एनिमी दे दिया और मेरे निपट गया तो। इस पे सिस्टम उसे कहता है चिंता काहे करते हो यार, हमारी जिम्मेदारी, हमने तुम्हें इंश्योरेंस दे रखा है luckbachao.com। अगर एनिमी पावरफुल होगा, कल्टीवेशन ज्यादा होगी तो फिर हम तुम्हें उसी हिसाब से डेडलाइन देंगे कि इतने दिनों में तुम्हें उसे निपटाना पड़ेगा और उतने टाइम पे अवेकनिंग स्टोन तुम्हारे लिए काम आएगा और इसी तरीके से तुम्हें अवेकनिंग स्टोन्स इकट्ठा ही करने हैं ताकि अपनी ब्लड लाइन को जल्दी जल्दी अवेकन कर सको। इसके बाद जिन्वे यहाँ पे स्पिरिट स्टोन लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फेंग हुआंग मना कर देती है ये कहते हुए कि पहले मदद करो राइट टाइगर हॉल को अभी निपटाने में। जिन्वे उससे कहता है कि जैसे उसका काम खत्म हो जाएगा वो तुरंत यहाँ पे राइट टाइगर हॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाएंगे। तो फिर फेंग हुआंग जिन्वे को यहाँ पे ये स्पिरिट स्टोन दे देती है ये कहते हुए कि वादा निभाना। जिन्वे उसे कहता है रास्ता दिखाओ, अभी ही निभाता हूँ। इसके बाद अगला सीन साओसा सिटी का होता है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे जियांग जियो को देखते हैं जो कि अपने फादर को बताता है कि वो टास्क कंप्लीट करने में फेल हो गया क्योंकि कुछ पावरफुल और मिस्टीरियस ग्रुप आ चुके थे उसके सामने जिनका लेवल कम से कम वाइड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे होगा और वो लोग उनका सामना नहीं कर पाए, इसलिए वो जान बचा के भाग आया। हमें जियांग जियो के फादर से मिलवाया जाता है जो कि राइट टाइगर हॉल के लीडर थे जिनका नाम जैंग टियान था और वो उससे पूछते हैं कि वाइड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर आसानी के साथ यहाँ पे कैसे घूम सकते हैं। इस पे उनका बेटा आगे से बताता है कि वो लोग घूम रहे हैं। इस पे उसके फादर गुस्से में कहते हैं उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ जाने में, देखता हूँ कि कौन हमारे खिलाफ जा सकता है, अभी आ रहे हैं देख लेना अच्छे से। जिसके बाद हम लोग फेंग हुआंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे जिन्वे को कुछ रूल्स के बारे में बता रहे थे कि ओनरलेस लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी के साथ भी कैसे भी भिड़ा नहीं जा सकता है। जैसे कि एक बंदा जो कि भिखारी होता है इनके साथ कभी ना भिड़ा, पैसे चुरा के भाग जाएंगे। दूसरे मॉन्क होते हैं साले साफ देते रहेंगे तुम्हें, और तीसरी खूबसूरत औरतें जो अपना चेहरा छुपाते हैं, इनसे कभी भी ना देखना, कैसे निकाल के तुम्हारे ऊपर जो नक्काशी करेंगी तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि ओनरलेस लैंड के अंदर कोई भी नियम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जंगल के कानून चलता है कि ताकतवर शिकार कर सकता है। जिन्वे आगे से कहता है कि इसीलिए इसे यहाँ पे ओनरलेस लैंड कहा जाता है और इसका रूप हम लोग सामान्य नहीं देखते हैं, किसी की कुटाई चल रही थी। इसके बाद जिन्वे फेंग हुआंग से कहता है कि हम लोग यहीं पे ही अलग होंगे, पहले के लिए हम लोग रुकने के लिए जगह ढूंढेंगे और आराम करेंगे, और जब तुम्हें यहाँ पे राइट टाइगर हॉल के डिस्ट्रक्शन के बारे में पता चल जाए तो फिर हमें आके बता देना। यानी कि जिन्वे यहाँ पे जाके राइट टाइगर हॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा, फेंग हुआंग को आने की जरूरत नहीं है। फेंग हुआंग उससे कहती है जो तुमने कहा अगर तुमने कर दिखाया तो फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और तुम्हारे किंगडम के पीछे काम धाम करूंगी। जिस पे जिन्वे जाते हुए कहता है कि जो कहा है उसे भूलना नहीं। जिसके बाद हम लोग जुनियन किंग को देखते हैं जो कि जिन्वे को यहाँ पे उनकी होली डायनेस्टी के इंफॉर्मेशन स्टोर पे लेके आती है। इसके बाद वो लोग उस स्टोर के अंदर जाते हैं और बंदा आगे पूछता है क्या चाहिए, तो फिर जुनियन किंग आगे से अपना कुछ टोकन पोकन दिखाती है जिसको देख के वो बंदा तुरंत समझ आता है कि ये लोग कौन है और वो उन लोगों से कहता है कि मेरे साथ आइए। लेकिन जुनियन किंग यहाँ पे जिन्वे से कहती है कि तुम यहीं पे इंतजार करोगे, मैं अकेले जाऊंगी। अब उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक मॉन्ग आता है
जो कि जिन्युए की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो फिर यहाँ पे कुनसाओ उसे रोकने लगता है कि आगे न बढ़ना। वहीं पे वो मोंग जिन्युए से कहता है कि वो देख पा रहा है कि जिन्युए के पास बहुत बड़ा लक है, बल्कि उसके पास सबसे बेस्ट लक में से एक है। और वो जिन्युए को यहाँ पे एडवाइस भी देता है कि आज लड़ाई न करना, नहीं तो तुम यहाँ पे खून की होली खेलोगे। अगर वो खुद को यहाँ पे बचाना चाहता है तो फिर वो आज लड़ाई न करे और थोड़ा बहुत पैसा स्पेंड करके यहाँ से निकल जाए। ये तो मुझे स्कैम लग रहा है। अबे जान बचाने के लिए पैसा कौन देता है यार? जिन्युए उससे कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे ठगने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं ठगने वालों को ठग लेता हूँ। जिस पे वो मोंग आगे से कहता है नहीं यार, मैं कोई यहाँ पे ठगने वाला थोड़ी ना हूँ। इसके बाद वो अपना नाम बताता है जो कि सेंग लियांग था और वो जिन्युए से उसका नाम पूछता है। जिन्युए उसे कहता है कि उसके पास कोई नाम वाम नहीं है और उसका दिमाग इतने समय खराब रहता है और उसका माथा गर्म ही है, इसलिए मोंग यहाँ से निकल ले इससे पहले कि वो उसकी हड्डी पसली तोड़ दे। जिस पे वो मोंग आगे से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा यहाँ पे तुमसे कोई लेने देना नहीं है। इसके बाद वो तुरंत यहाँ से कट भी लेता है। उस मोंग के जाने के बाद जंजी यहाँ पे जिन्युए के पास आता है और उससे कहता है कि वो मोंग पावरफुल था, हम उसे आसानी के साथ ऐसे थोड़ी नहीं निपट सकते थे। जिन्युए आगे से कहता है कि यार वो ठगने की कोशिश कर रहा था, पैसे लूट लेता, वैसे हमारी तंगी चल रही है। वहीं पे जंजी अपने मन के अंदर सोचता है कि वो यहाँ पे मोंग के डीप थॉट्स के बारे में देख नहीं पा रहा है कि वो क्या सोच रहा है। वहीं पे जिन्युए भी अपने मन के अंदर ये सोचता है कि जंजी यहाँ पे गोल्डन इमॉर्टल लेवल पे है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे सेंग लियांग के थॉट्स को नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये मोंग ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और फेंग वांग ने सही कहा था कि इस जगह पे भिखारियों, लड़कियों और मोंग के साथ पंगा न लेना, वो कभी भी यहाँ पे दंगा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जुयान किंग आती है जो कि जिन्युए से कहती है कि वो अपना काम कर सकता है। ये जो लड़की है इसका नाम लियो है, ये उसे यहाँ पे होली किंगडम वापस लेके जाएगी। अब वो यहाँ पे जिन्युए के साथ और ज्यादा सफर नहीं कर सकती है। जिन्युए कहता है ठीक है आराम से जाना। तो फिर लियो यहाँ पे जिन्युए से कहती है कि जुयान किंग की कुछ खास पर्सनैलिटी है और वो यही चाहती है कि जिन्युए उसे और ज्यादा अट्रैक्ट ना हो और ना ही उसे चिपके। जिस पे जिन्युए जाते हुए कहता है कि वो मेरी है और इस बात को कोई बदल नहीं सकता है। जिस पे लियो आगे से कहती है इसकी साली की भी बताता हूँ। कौवा चला हंस की चाल, साले को पता भी नहीं कि ये कितना काला है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे हंस को फंसाने की कोशिश कर रहा है। वह फिर वो जुयान किंग से कहती है कि तुम होली कोड की मेंबर हो, तुम इसके चक्कर में पड़ना भी नहीं तो तुम्हारे पैर तोड़ दिए जाएंगे। जिसपे जुयान किंग आगे से कह देती थी ठीक है, लेकिन मन के अंदर सोचती कि तो वो पहले यहाँ पे उसकी कॉन्सोर्ट बन चुकी है, अब वो जाएगी कहाँ, उसने तो सिग्नेचर भी कर दिए हैं। जिसके बाद हम लोग जिन्युए को यहाँ पे राइट टाइगर हॉल के एकदम सामने देखते हैं। वो लोग जिन्युए से पूछते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। जिस पे जिन्युए आगे से कहता है करेंगे क्या, सीधा हमला बोलेंगे। इसके बाद वो कुनसाओ से कहता है खड़े क्या हो, बोल दो धावा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुनसाओ सीधा जाके दरवाजे के ऊपर अटैक करता है, दरवाजा तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। हम लोग ज़ैंग टियान और उसके बेटे को देखते हैं, जिन्हें भी पता चल जाता है कि कोई दरवाजा तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम लोग कुनसाओ को देखते हैं जो कि दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो एक एक करके वहाँ पे जितने भी सोल्जर थे उन सभी की गुद्दी दबोच देता है और उन्हें निपटा देता है। वहीं पे ज़ैंग टियान को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुनसाओ की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे अर्थ इमॉर्टल लेवल की है। वहीं पे उसका बेटा उसे बता देता है कि ये वही लोग थे जिन लोगों ने हमें यहाँ पे अवेकनिंग स्टोन लेने से रोका था। इसके बाद ज़ैंग टियान यहाँ पे कुनसाओ से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम हमारे टाइगर हॉल के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। इस पे कुनसाओ आगे से कहता है लड़ो, बाद में बता दूंगा, क्योंकि फाइट के बीच में बात भी तो करनी रहती है। इस पे ज़ैंग टियान अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और आगे से कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि टाइगर हॉल के अंदर हर कोई रहता है जिसके पास ताकत रहती है। जिसके बाद वो दोनों आपस में भिड़ने लगते हैं। वहीं पे उनकी पावर इतने ज्यादा थी कि यहाँ पे जियांग जियो को पीछे ढकेल दिया जाता है फोर्स की वजह से। वहीं पे ज़ैंग टियान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं कुनसाओ के सामने, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी। जिसके बाद कुनसाओ यहाँ पे ज़ैंग टियान को गले से पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा लेता है और उससे कहता है कि अब से राइट टाइगर हॉल के अंदर कोई भी नहीं रहेगा। वहीं पे हम लोग फेंग वांग और उसके साथी को देखते हैं और इन्हें भी यहाँ पे पता चल जाता है कि कुनसाओ फाइट कर रहा है और वो आगे से कहता है कि इन लोगों ने इतनी जल्दी यहाँ पे टाइगर हॉल के ऊपर धावा भी बोल दिया। इसके बाद दोनों भागते हुए जाने लगते हैं, ये चेक करने के लिए वहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद हम लोग जिन्युए और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि हॉल के अंदर आ जाते हैं। वहीं पे ज़ैंग टियान धुएं से बाहर निकलता है और वो जिन्युए के ऊपर हमला बोल देता है, लेकिन कुनसाओ जल्दी से सामने आता है और जिन्युए को प्रोटेक्ट कर लेता है और ज़ैंग टियान के ऊपर एक पावरफुल पंच मारता है, जिस पंच से यहाँ पे ज़ैंग टियान निपट जाता है। जिन्युए कुनसाओ से कहता है कि यार तुमको बस उसे लंगड़ा लूड़ा करना था, खत्म मैं करता, तुमने ऐसा क्यों किया। इस पे कुनसाओ आगे से कहता है कि जोश जोश में थोड़ा जोर से पील दिया, सॉरी। लेकिन उसी टाइम पे ज़ेंजी आगे बढ़ता है जो कि ज़ैंग टियान के अंदर से उसकी स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। वहीं पे जिन्युए हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे वाइड रियलम पे होते हैं वो लोग यहाँ पे अपनी प्रमोडियल स्पिरिट को भी कल्टीवेट कर सकते हैं और ये जो स्पिरिट होती है ये बॉडी को लीव भी कर सकती है अपनी मर्जी के हिसाब से, यानी कि कल्टीवेटर की मर्जी के हिसाब से, जब वो यहाँ पे इमॉर्टल होली बॉडी रियलम को अचीव कर लेता है। और इसी तरीके से एक स्पिरिट को यहाँ पे सोल को भी माना जाता है, क्योंकि वही से मैनिफेस्ट करके सोल बनाती है और प्रमोडियल स्पिरिट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, लेकिन इसे लेके यहाँ पे इसे दोबारा रीबॉर्न किया जा सकता है। और ऐसा कहा जाता है अगर कोई कल्टीवेटर यहाँ पे एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है तो फिर सोल यहाँ पे इम्प्रिंट बन जाती है, इंटैक्ट रहती है, वो रिमेन की तरह बन जाती है और भले ही तब सोल डिस्ट्रॉय भी हो जाए लेकिन यहाँ पे उसे दोबारा जिंदा करा जा सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल लो है और अगर तुम्हारी स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाती है तो फिर रिकार्नेशन का कोई चांस नहीं है, मतलब
सीधा नर्क। इसके बाद तेल में तलते हुए पकोड़े तलो और खुद कोड़े खाओ डेली। ज़ैंग टियान जिन्युए से कहता है कि तुम हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो, हमें डिस्ट्रॉय क्यों न करना चाहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि 4 गॉड सेक्ट तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं। जिन्युए आगे से कहता है कि अभी ये जो बोला 4 गॉड सेक्ट, पहले बताओ ये क्या चीज है, हमें नहीं पता। इस पे ज़ैंग टियान जिन्युए को बताता है कि 4 गॉड सेक्ट ओनेलेस लैंड के अंदर सबसे पावरफुल सेक्ट में से एक है और उनकी टाइगर हॉल सेक्ट यहाँ पे उनकी एक ब्रांच है। और वो जिन्युए को यहाँ पे एडवाइस भी देता है अगर वो लोग जल्दी से इस जगह को छोड़ के नहीं जाते हैं तो फिर वो बहुत बुरी तरीके से पिटेंगे, एकदम गंदी तरीके से। अब इसी वजह से जिन्युए के पास यहाँ पे साइड क्वेस्ट आ जाता है जिसके अंदर जिन्युए को यहाँ पे साउसा सिटी के अंदर राज करना था। अब साउसा सिटी यहाँ पे ओनेलेस लैंड के अंदर ही आती है, बेसिकली इंडिया के अंदर दिल्ली समझ लो। लेकिन अगर जिन्युए यहाँ पे इसका टास्क को कंप्लीट कर लेता है तो फिर वो यहाँ पे 4 गॉड्स को नाराज कर देगा। लेकिन अगर वो इस टास्क को कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसे यहाँ पे एक और गॉड समन करने का मौका मिलेगा। जिन्युए इस चीज को समझ आता है और यहाँ पे ज़ैंग टियान से कहता है कि तुम मुझे धमका रहे हो। इसके बाद वो अपने पास से वही जेड बाहर निकालता है जिसकी मदद से वो यहाँ पे चिन सोल्जर्स को समन कर सकता था। अब इसके अंदर से निकलने वाला जो ऑरा था वो एक तरीके से घोस्ट टाइप का था, इसलिए ज़ैंग टियान जिन्युए से कहता है कि तुम कोई घोस्ट वोस्ट हो क्या। तो फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो कल्टीवेशन होती है यहाँ पे कई सारे पाथ्स के अंदर डिवाइडेड होती है, जैसे कि राइटियस पाथ हो गया, डिमोनिक पाथ हो गया, बुद्धिस्ट पाथ हो गया, इसके बाद ऑर्थोडॉक्स पाथ हो गया, इसके बाद आखिर में घोस्ट पाथ भी आता है जिसको यहाँ पे डिमोनिक पाथ से भी ज्यादा टेरिफाइंग माना जाता है। क्योंकि घोस्ट पाथ के जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो यहाँ पे अपने एनिमीज की सोल्स के साथ खेलते हैं, वो उनकी जिंदगी को मरने से भी बदतर बना देते हैं। जैसे वो सिर्फ एक ही चीज की इच्छा करते हैं जो कि रिकार्नेशन है। और ज़ैंग टियान ये सब कुछ अपने मन के अंदर सोच रहा था और हमें बता रहा था। और वो आगे से कहता है कि ये जिन्युए साला एक घोस्ट कल्टीवेटर है और ज़ैंग टियान को पता है कि उसके साथ क्या होगा, इसलिए वो आगे से मना कर रहा है। लेकिन जिन्युए यहाँ पे उसकी सोल को उस जेड स्लिप के अंदर यिन जेड स्लिप के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद जिन्युए यहाँ पे उस यिन जेड स्लिप को बाकी लोगों को दिखाते हुए कहता है कि ये सिर्फ उसका एक ट्रेजर है और कुछ भी नहीं, ऐसे न घूरो उसे। जिसके बाद वो पूछे मुड़ के उन दिनों से कहता है कि वो यहाँ पे सुसाओ सिटी के ऊपर कब्जा करना चाहता है। इस पे लियो वैन बेन आगे से कहता है कि ऐसा करना काफी ज्यादा टफ होगा क्योंकि सबसे पहले उन लोगों को यहाँ पे अपने सोल्जर्स बुलाने पड़ेंगे, नहीं तो उन लोगों को स्पिरिचुअल स्टोन्स खर्च करके यहाँ पे कुछ कल्टीवेटर्स को यहाँ पे इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी वो लोग यहाँ पे पूरी सिटी के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। अब उसी टाइम में यहाँ पे फेंग हुआंग आ जाती है जो कि ये देख के हैरान हो जाती है कि जिन्युए ने इतनी जल्दी ही पूरे राइट टाइगर हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया। फेंग हुआंग यहाँ पे जिन्युए से पूछती है कि इतने जल्दी सब कुछ सेटल हो गया, जिस पे जिन्युए उसे बताता है कि हाँ सब कुछ सेटल हो चुका है, लेकिन उसे इस बारे में नहीं पता है कि बाकी 4 गॉड्स सेक्ट यहाँ पे कोई दूसरा टाइगर हॉल इलेक्ट न कर ले। लेकिन फेंग हुआंग के लिए इतना ही काफी था क्योंकि ज़ैंग टियान मारा गया था तो उसके लिए इतना काफी था। वही जिन्युए उसे पूछता है कि उसके सेक्टर के पास यहाँ पे कुछ सबऑर्डिनेट्स होंगे, उसकी जरूरत है। फेंग हुआंग उसे पूछती है कि सबसे पहले ये बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो। जिस पर जिन्युए आगे से कहता है नेचुरली मैं इस पूरी सिटी के ऊपर कब्जा करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। जिन्युए फेंग हुआंग से पूछता है कि तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है, अगर चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो। वहीं पे फेंग हुआंग के पीछे जो बंदा खड़ा था वो आगे से कहता है इसके लिए हाँ ना कहिएगा, लेकिन फेंग हुआंग उसकी एक भी नहीं सुनती और वो जिन्युए से कहती है कि उसे 2 दिन दिए जाए, वो 2 दिनों के अंदर अपने सभी लोगों को यहाँ पे इकट्ठा कर लेगी। इस पे जिन्युए उसे कहता है ठीक है, मुझे यहाँ पे गुड न्यूज का इंतजार रहेगा। वहीं पे हम लोग फेंग हुआंग के पीछे उस बंदे को देखते हैं, इसका नाम लियांग था शायद। ये अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे फेंग हुआंग जिन्युए के साथ कुछ ज्यादा ही चिपकी हुई है, कहीं इसका जिन्युए के साथ अफेयर तो नहीं है। और वो ये फैसला करता है कि वो जाके अपने घोस्ट यंग मास्टर को इस बारे में बता देगा। इसके बाद डायरेक्ट हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि जिन्युए ने यहाँ पे सिर्फ एक दिन के अंदर ही पूरी सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया। जो छोटे मोटे सेक्ट थे, जो फोर्सेस थे, उन्हें यहाँ पे अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया। जैसे ही फेंग हुआंग ने उसे यहाँ पे अपने आदमी दे दिए। इसके बाद अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है जहाँ पे हम लोग एल्डर को देखते हैं और इसने अपना सिग्नल भेज दिया था। वह एल्डर जिन्युए को बताता है कि अबाया सेक्ट यहाँ पे इसी तरीके के छोटे मोटे उड़ने वाले इंसेक्टों को पालता है और जैसे ही एक इंसेक्ट छोड़ता जाता है तो ये अपने बाकी लोगों को ढूंढ लेता है, जिससे इन लोगों को यहाँ पे उस ब्रांच के बारे में इंसेक्ट के जरिए पता चल जाएगा। उसी टाइम में जिन्युए के पास नोटिफिकेशन आता है क्योंकि उसने यहाँ पे जो सुसाओ सिटी के ऊपर कब्जा करने वाला मिशन था उसे कंप्लीट कर लिया था। अब उसे यहाँ पे एक और गॉड समन करने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन उसने यहाँ पे 4 गॉड सेक्ट को गुस्सा भी दिला दिया है। अब वो उसके पीछे पड़ के हाथ धो के बढ़ जाएंगे। इसके बाद जिन्युए यहाँ पे जिंजी से कहता है कि सबसे पहले तुम इसको निपटाओ, हमें इसकी जरूरत है। इसके बाद वो यहाँ पे अपने गोड को समन करता है तो उसका गोड यहाँ पे आने वाला था। वह इसकी बनावट से जिन्युए को पता चल जाता है कि यह मंकी किंग होने वाला है या फिर 4 डिवाइन मंकी किंग्स में से एक। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे 4 डिवाइन मंकीज के बारे में बताया जाता है जो कि यहाँ पे लिंगमिंग स्टोन मंकी है, आकाशरी हॉर्स मंकी, टोंगरांग मंकी, जिसके बाद 6 एयर्ड माक्यून, और इनमें से हर किसी के पास अलग अलग डिवाइन एबिलिटीज हैं। इनमें से सबसे ज्यादा फेमस यहाँ पे कीटियन सेंट है जो कि यहाँ पे लाइन मिंग स्टोन मंकी है। लेकिन जिन्युए को कोई अंदाजा नहीं है कि इनमें से कौन सा मंकी यहाँ पे समन होगा, वो बस देखना चाहता है कि कौन आने वाला है। इसके बाद हम जिन्युए को देखते हैं जो कि आराम से बैठ के यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था। उसी टाइम पे उसका मंकी किंग यहाँ पे आ जाता है। जेंजिस को देख के उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो फिर मंकी किंग सामने आता है जो कि अपना नाम यहाँ पे युआन होंग बताता है और वो उन्हें ये भी बताता है कि वो यहाँ पे जिन्युए को ज्वाइन करने के लिए आया है। आई लव वुकोंग। मैं यहाँ पे उसकी एबिलिटीज के बारे में उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बस इतना जान लो कि इसकी कल्टीवेशन यहाँ पे गोल्डन इमॉर्टल रियल
रियलम की 9th स्टेज है। हालांकि जिनसे को यहाँ पे पहले यकीन नहीं होता है, वो यहाँ पे युआंग होंग से कहता है कि हम तुम्हारे ऊपर कैसे यकीन कर लें, लेकिन उसी टाइम पे जिन्युए जाग जाता है और वो यहाँ पे जिनसे से कहता है कि चिंता ना करो, मैं इसे काफी लंबे टाइम से जानता हूँ। इसके बाद वो युआन होंग के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था, चलो चल के दारू पीते हैं। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे फेंग वांग भागते हुए आती है और वो जिन्युए को बताती है कि यहाँ पे फॉर गॉड सेक्ट की तरफ से कोई तो आया है। इसी के बाद जिन्युए को यहाँ पे नोटिफिकेशन में मिल जाता है कि उसे यहाँ पे फॉर गॉड्स सेक्ट की तरफ से 5 टेरेंट्स को मारना है, जिससे उसे यहाँ पे 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे और साथ ही में रैंडम ड्रॉ भी 1 नहीं 10 लाख है। अंधा हो रहा हूँ यार। जिस पे जिन्युए यहाँ पे युआन होंग से कहता है कि चलो चलते हैं फॉर गॉड्स सेक्ट से मिल के आते हैं। जिसके बाद हम उन सभी लोगों को देखते हैं जिनको यहाँ पे फेंग वांग ने इकट्ठा किया होगा। ये सभी अपनी वेपन लेके यहाँ पे फॉर गॉड्स सेक्ट की तरफ से जो 5 टायरेंट्स आ रहे थे उनका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद उन 5 टायरेंट्स को देखते हैं जो कि 5 ही थे। जिन्होंने भी उनकी तरफ देखता है, वो आगे से कहता है ये तो सिर्फ 5 ही हैं और ऊपर से ये स्लो मोशन में काहे चल रहे हैं। और वो उन लोगों से कहता है इधर कोई गाना वाना नहीं चल रहा, तेज चलो यार। इसके बाद फेंग हुआंग हम लोगों को यहाँ पे पूरी जानकारी देती है कि फॉर गॉड्स सेक्ट असल में बना कैसे है। वो हम लोगों को बताती है कि फॉर गॉड्स सेक्ट यहाँ पे डिवाइडेड है, लेफ्ट ड्रैगन हॉल, राइट टाइगर हॉल, नॉर्थ जुआन हॉल और आखिर में साउथ जू हॉल। और ये वाले यहाँ पे लेफ्ट ड्रैगन हॉल से आए हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और वहीं पे लेफ्ट टाइगर हॉल सबसे पावरफुल है। सती में जुआन युवे को वो ये भी बताती है कि ये 5 यहाँ पे फेलो डिसाइपल जो हैं जो कि अर्थ इमोर्टल रियलम में हैं। और उसने तो ये भी सुना है कि इनमें से सबसे बड़ा डिसाइपल है जियाली, वो यहाँ पे पहले ही अर्थ इमोर्टल रियलम को सरप्राइज कर चुका है। इसलिए इन सभी 5 को यहाँ पे मिला के 5 टैरेंट्स कहा जाता है। इसके बाद हम इन 5 में से जियाजू को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि पहले मैं जाऊंगा, ऐसा लगता है कि मजा आने वाला है। इस पे सबसे बड़ा डिसाइपल जिसका नाम जियाली था वो आगे से कहता है हाँ हाँ जाओ, हमें भी देखना है कि ये लोग क्या कर सकते हैं। इसके बाद जियाजू आगे से कहता है कि तुम में से यहाँ पे जिन्युए कौन है, जल्दी से आओ, हमें दिखाओ कि तुम में कितना दम है। वह पे जिन्युए युआन होंग से कहता है तुम जाके अपना जलवा दिखाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद युआन होंग यहाँ पे सीधा जाके जियाजू के सामने खड़ा हो जाता है तो वो उसे कहता है अरे बंदर क्या हाल चाल। शायद से युआन होंग का मतलब मंकी ही होगा। इसके बाद वो युआन होंग के ऊपर हमला करते हुए देखता है कि चलो देखते हैं कि कौन किसको मिलता है। लेकिन युआन होंग कुछ ज्यादा ही डेडली था। वो आगे से अपने डंडे का इस्तेमाल करता है और गड़ाम से मुंडी के ऊपर मारता है और मुंडी धड़ से गायब हो जाती है। ये देखिए फेंग हुआंग के जितने भी डिसाइपल और मैन थे वो आगे से कहते हैं कि इसने तो एक झटके के अंदर यहाँ पे जियाजी की मुंडी ही गायब कर दी, कहीं ये सच में मंकी किंग तो नहीं है। वहीं पे अब चारों टायरेंट काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहीं पे जिन्होंने मिर्ची डालते हुए कहता है कि क्या हुआ, अभी तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहे थे, अब आगे क्यों नहीं बढ़ते, डर क्यों रहे हो। इसके बाद जियाजी बाकी डिसाइपल से कहता है कि होल्ड बैक बिल्कुल न करना, पूरी तरीके से ताकत का इस्तेमाल करो और जान लगा दो। इसके बाद वो चारों एक साथ ही यहाँ पे युआन होंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन युआंग होंग आगे से अपने डंडे का इस्तेमाल करता है और बस एक ही स्लैश मारता है और उसके डंडे में इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक तगड़ा धमाका होता है। इससे वो चारों दूर जाके गिरते हैं और जो बड़ा वाला था जियाजी युआन होंग उसके पास पलक झपकते ही आ जाता है। इसकी स्पीड को देख के जियाजी हैरान तो होता है, लेकिन वो अपने पास से यहाँ पे खंजर बाहर निकाल लेता है। लेकिन वो कुछ मूवमेंट कर पाता कि उससे पहले युआन होंग अपनी लाठी को उसके सीने के अंदर घुसा देता है और उससे कहता है स्लो होने के साथ साथ काफी ज्यादा कमजोर भी हो। इसके बाद वो अपनी लाठी से यहाँ पे एक फोर्स को रिलीज करता है तो फिर यहाँ पे उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। इसको देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, खासकर जुआन फेंग के जितने भी आदमी थे वो सभी। वहीं पे फेंग हुआंग अपने मन के अंदर सोचती है कि ये साला जिन्युए कहाँ पे जाता है इस तरीके के पावरफुल लोगों को रिक्रूट करने के लिए, ये वाला तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वहीं पे जेंजी अपने मन के अंदर सोचता है कि युआन होंग सच में यहाँ पे गोल्डन इमोर्टल रियलम पे ही है ना, मैं भी तो उसके लेवल पे हूँ, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। खैर बड़े वाले की तो टिकट कट चुकी थी, अब बस छोटे वाले 3 ही बचे थे। वहीं पे जिन्युए युआन होंग से कहता है कि इन्हें क्यों छोड़ दिया भाई, ये सलाद थोड़ी ना है, इन्हें भी निपटा दो। इस पे युआन होंग उनकी तरफ भी आगे बढ़ता है उन्हें भी अपना शिकार बनाने के लिए और वो उनके ऊपर लाठी से एक ही अटैक करता है और एक झटके के अंदर ही तीनों निपट जाते हैं। इसी के साथ जिन्युए के पास नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि उसको जो यहाँ पे टायरेंट वाला मिशन दिया गया था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद उसको यहाँ पे 10 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट और साथ ही में रैंडम ड्रॉ भी दे दिया जाता है। इसी के साथ वो यहाँ पे नासन सोलेलम के 8th लेवल पे भी ब्रेक थ्रू कर लेता है। इसके बाद अगला सीन 3 दिनों के बाद का होता है और जिन्युए के सामने वो एल्डर खड़ा था जो कि यहाँ पे अपने इंसेक्ट को रिलीज किया था। जिन्युए उसे पूछता है कि तुम्हारा कीड़ा वापस आ गया, जिसपे वो एल्डर जिन्युए को बताता है कि वो वापस आ चुका है। अब आईसाइड की जो ब्रांच है वो इस समय डेथ वैली के अंदर है। जिन्युए बताता है, जिन्युए पूछता है कि ये डेथ वैली क्या है, जिसपे लियो बोवेन उसे बताता है कि डेथ वैली के बारे में उसने हाल ही में सुना है, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और कई सारे कल्टीवेटर वहाँ पे जाते हैं ट्रेन करने के लिए, लेकिन उनमें से कई सारे वहीं पे ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन जो वापस आ जाते हैं उन्हें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी हो जाते हैं। इस पर जिन्युए यहाँ पे उसे कहता है कि हम लोग कल ही यहाँ से डेथ वैली के लिए निकल जाएंगे। रही बात डाजी की तो वो लोग यहीं पे ही रुक के सिटी को गार्ड करेंगे। दरअसल जिन्युए को यहाँ पे सोलर डीमन की चिंता हो रही थी क्योंकि ऐसे ही आधा महीना हो चुका है, अगर और ज्यादा देर हो गई तो फिर उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। इसके बाद हम लोग जिन्युए को देखते हैं जो कि एल्डर के बम पे ऊपर लात मारते हुए कहता है रास्ता दिखाओ यार डेथ वैली का, जल्दी जल्दी चलो। वहीं पे वो जेंजी से पूछता है कि यहाँ पे तुम्हें किसी अबाइक्सेट के कल्टीवेटर का ऑरा महसूस हो रहा है क्या। इस पे जेंजी
उसको बताता है कि डेथ वैली ने यहाँ पे उसके सेंसस को ब्लॉक कर दिया है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए वो कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा है। जिस पे जिन्होंने आगे से यहाँ पे समनिंग बेल को बाहर निकालता है और बजाते हुए कहता है कि उन दोनों को परेशानी देनी पड़ेगी। घंटे की बजते ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट रीपर्स आ जाते हैं। जिन्होंने उन दोनों से कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूँ, वो सभी साले डिमोनिक कल्टीवेटर्स हैं और उनके पास इस बंदे जैसी की होगी। इसके बाद वो दोनों रीपर्स यहाँ पे एल्डर की तरफ देखते हैं और उन्हें की के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद वो चले जाते हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए। अब उसी टाइम पे युआन होंग को पता चलता है कि कोई उनके पीछे आ रहा है, तो फिर उनके पीछे आने वाला और कोई नहीं, हमारा प्यारा मोंग ही था। इसका नाम भूल गया मैं, शायद से सेंग लियांग था। खैर मोंग जिन्वे से कहता है कि ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत जुड़ी हुई है, हम दोबारा मिल गए। जिन्वे उसे कहता है वो सब छोड़ो, ये बताओ साला तुम पीछा कर रहे थे क्या स्कैम करने के लिए। जिस पे मोंग आगे से बताता है कि उसके सबॉर्डिनेट्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो उसका पीछा कर रहा होता तो फिर उन्हें पहले ही पता चल जाता। इसके बाद वो जिन्वे को बताता है कि डेथ वैली के बारे में एक कहानी है, सुनना चाहोगे। जिन्वे आगे से कहता है ऑफ कोर्स, कहानी सुनने में मजा आता है। वो मोंग जिन्वे को बताता है कहानी के हिसाब से पहले सॉर्थन रीजन के अंदर एक पावरफुल डीमन हुआ करता था। वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि यहाँ पे जस्टिस यानी कि राइटियस लोगों और डिमोनिक लोगों को एक साथ आना पड़ा उसे यहाँ पे सील करने के लिए। जिसके बाद उन सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पे उस डीमन को यहीं पे ही सील कर दिया, इसलिए इस जगह को यहाँ पे डेथ वैली कहा जाता है। तो फिर जिन्वे उस मोंग से पूछता है तो फिर तुम यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो, जिसका मोंग आगे से जवाब नहीं दे पाता या फिर देना नहीं चाहता, क्योंकि उस मोंग ने कहा था कि बुद्धा कुछ कह नहीं सकते। जिन्वे आगे से कहता है बुद्धा क्यों नहीं कह सकते, बता सकते हो कौन से बुद्धा ने तुम्हें मना किया है कहने से। जिस पे वो मोंग आगे से बताता है कि बुद्धा का नाम ताघागाता यही बोला है भाई। और जिन्वे जैसे यहाँ पे ताघाता का नाम सुनता है तो वो सिस्टम से पूछता है कि ये उन्हीं में से है, कि ये ताघाता उन्हीं बुद्धा गॉड्स में से एक है क्या जो कि यहाँ पे पहले आ चुके थे। और सिस्टम ने पहले ही बता दिया था कि जिन्वे यहाँ पे उसी टाइम पे आ चुका था जब होस्ट पैदा हुआ था, यानी कि 18 साल पहले। लेकिन होस्ट की बॉडी की सोल और यहाँ पे जिन्वे की सोल आपस में क्रैश ना करे, इसलिए उसने यहाँ पे 18 साल का वेट किया जब तक होस्ट निपट नहीं गया। होस्ट की सोल गायब होने के बाद उसने यहाँ पे जिन्वे की सोल को होस्ट की बॉडी के अंदर डाल दिया और सिस्टम यानी कि सिस्टम यहाँ पूरे 18 साल से एक्टिवेट है और घोस्ट आ जा रहे हैं इस दुनिया के अंदर जहाँ पे जिन्वे इतनी समय है। जिनमें से पहला फाई है, जिसके बाद लियोली है, इसके बाद तुम्हें यहाँ पे बुल डीमन गॉड के बारे में पता ही होगा, बुल डीमन वो भी यहाँ पे ही है, सिर्फ अब एक ही बचा है। सो शायद से यहाँ पे ये तागाता हो सकता है और एक और हो सकता है। वह भी सिस्टम ने जिन्वे को पहले ही बता चुका था कि जो गॉड्स यहाँ पे पहले आ चुके हैं अगर जिन्वे उन्हें समन नहीं करता है तो उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और वो यहाँ पे जिन्वे के एनिमी भी बन सकते हैं। अब उसी टाइम पे यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक रीपर आ जाते हैं जो कि जिन्वे को बताते हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को ढूंढ लिया है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी और ऑडियो में शायद से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पीसी तो वही सॉफ्टवेयर तो वही यूज कर रहा हूँ, माइक भी वही है, तो बता देना ऑडियो कैसी है और बाय बाय सायोनारा।